ओके नाउ सी हियर, सैलरी के चैप्टर में हम लोग अलाउंसेस की थियरी चालू किए थे। ओके, अलाउंसेस का पहले मैंने मीनिंग बताया था कि जब बॉस अपने एम्प्लॉय को किसी खर्चे के लिए या किसी तकलीफ के लिए महीने महीने फिक्स्ड अमाउंट देता है तो वो होता है अलाउंस। अब दुनिया में कई टाइप के अलाउंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से ये सारे अलाउंस एग्जेम्प्ट है। टीसी हट, टीसी उधर, बाकी सब टैक्सेबल है। तो उसमें अपना ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया 200 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, कम्यूटेशन अलाउंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय 3200 पर मंथ। फिर अपना एच बाकी है, हाउस रेंट अलाउंस बाकी है। अंडरग्राउंड अलाउंस कोल माइंस के लिए 800 पर मंथ, 800 पर मंथ है ना। फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले एम्प्लॉइज 70% ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ विच इज लेस। इतना मैंने किया था, फिर चला गया। ओके, अब देखो ये एच वाले को मैं बाद में लेता हूं, पहले टीसी उधर खत्म करता हूं। टीसी उधर, अब सुनो, ये टीसी उधर में जितने भी अलाउंस है ना, सबका रूल सेम है। रूल मतलब वो कितना एग्जेम्प्ट होगा उसका रूल सेम है। इससे सी कितना एग्जेम्प्ट होगा अभी सोचना मत, एक बार सब फुल फॉर्म सुन लो, कि सब फुल फॉर्म बता के मैं इकट्ठा ही रूल बता दूंगा। तो खाली अभी फुल फॉर्म सुनने की राह देखना क्या है। टीसी उधर में टी स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। जैसे बहुत से एम्प्लॉय को है ना ऑफिस के काम से बार बार आउट स्टेशन जाना पड़ता है, वो ये लोग एक जगह टिक के काम नहीं करते, बॉस ही उसको भेजते रहता है, चल अभी बैंगलोर चले जा, कभी न्यू दिल्ली चले जा, कभी चेन्नई चले जा, भटकना ही पड़ता है। और सिर्फ बार बार भटकना मतलब प्लेन की टिकट लो, ट्रेन की टिकट लो, तो ये ऑफिस का खर्चा है ना। तो उसके लिए कंपनी वाले क्या करते हैं, उसका महीने का फिक्स्ड अमाउंट ही बांध देते हैं। फिर अगला है सी फॉर कन्वेंस अलाउंस। ये देखो सी, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस भी ट्रैवलिंग के लिए होता है। तो अभी डाउट आएगा सर फर्क क्या है। आउट स्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो ट्रैवलिंग बोलते हैं, लोकल ट्रैवलिंग को कन्वेंस बोलते हैं। जैसे एक एम्प्लॉई है, वो मुंबई में जॉब करता है और उसको मुंबई के अंदर ही अंदर भटकना है, कभी ऑटो रिक्शा में जाना है, कभी लोकल ट्रेन, तो ये भी तो भटकना है ना। एंड फॉर छोटा मोटा भटकना विद इन द सिटी, लोकल कन्वेंस होता है। आउट स्टेशन जाना है तो ट्रैवलिंग। से ट्रैवल वर्ड थोड़ा ऐसा लगता है बड़ा बड़ा काम, ट्रैवल, तो वो वर्ड कब शोभा देता है, जब आउट स्टेशन है। तो इन शॉर्ट, चाहे ट्रैवलिंग हो कि कन्वेंस, वो यहाँ वो भटकने के खर्चे है, लेकिन फर्क इतना, ट्रैवलिंग इज फॉर आउट स्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस, ये लोकल है। बट ये किस चीज के लिए हो रहा है, ऑफिस के लिए होता है। जैसे मेरे यहाँ पे भी एक स्टाफ है, उसको कभी वसई भेजता, जैसे मेरा माइक खराब हो गया तो वसई भेजा था, है ना, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। और लोकली भटकते तो उसके लिए अलाउंस कौन सा देना पड़ता है, कन्वेंस अलाउंस। टी हो गया, सी हो गया। अब ये डाउट आएगा, ऐसे भागने का नहीं, डाउट क्या आएगा में सर, एक तो कम्यूटेशन अलाउंस आप पढ़ा के गए थे, कम्यूटेशन, और एक ट्रैवलिंग आ गया, ये कन्वेंस आ गया, तो इसमें क्लैरिटी नहीं दिख रही है। ये देखो मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये मेरी ऑफिस है, देख मेरी ऑफिस, ये मेरा घर है, रेसिडेंस। तो सी, बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस जो रोज का होता है ना, उसको कम्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं। और कम्यूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रोज का रूटीन है। ऐसा थोड़ी एक ही दिन में ऑफिस गया था, रोज ऑफिस जा रहे, वही ऑफिस वही घर, वही घर वही ऑफिस, तो कम्यूटेशन हो गया। तो इसके लिए कम्यूटेशन, ये देखो क्या लिखा है, कम्यूटेशन। फिर ये देखो एम्प्लॉय ऑफिस आ गया, देखो ऑफिस आ रहा है, ऑफिस आने के बाद ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है विद इन दी सिटी। ये देखो ये गोला बना है ना, ये बता रहा हूं सिटी के अंदर ही है, देख अंदर ही अंदर है, तो वो कन्वेंस अलाउंस होता है। ये देखो कन्वेंस। फिर ऑफिस आने के बाद ऑफिस के काम से आउट स्टेशन जाना, तो वो हो जाता है ट्रैवलिंग। तो देखो एक ड्राइंग में सब दिख गया, समझना पड़ता है, नहीं तो ऐसे खाली रट रट के मत चलो, एवरीथिंग शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। तो ये तीनों अलग है, सुनने में सेम लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखे तो तीन अलग चीज है यार। ये तो अपना रोज का रूटीन जर्नी ऑफिस रेसिडेंस, और ये ऑफिस में आने के बाद ऑफिस के लिए भटक रहे, लेकिन कहाँ भटक रहे, विद इन द सिटी, और आउट स्टेशन चले गए तो ट्रैवलिंग। ओके, अब सुनो, जब एक एम्प्लॉय आउट स्टेशन जाता है ऑफिस के काम से, जैसे मान लो एम्प्लॉय मुंबई का है, उसको बॉस कभी बैंगलोर भेजता है, कभी चेन्नई भेजता है,
तो वो नई सिटी में जा रहा है ना, एक से ना, एम्प्लॉय को नई सिटी में आना पड़ रहा है, और नई सिटी में जाएगा तो वहां होटल होटल में रहने का बंदोबस्त करना पड़ रहा है, और वो कोई फैमिली के साथ वेकेशन मनाने नहीं गया है, ऑफिस के काम से। तो ऑफिस के काम से कभी बैंगलोर जाए कभी चेन्नई जाए तो उसको वहां होटल में रहना है, तो होटल में रहना, वहां भी रोज का खाना पीना, जैसे 10 दिन वो बैंगलोर गया है तो 10 दिन गुजारा कैसे होगा, तो वहां भी तो खर्चे होते हैं ना। उन डे टू डे खर्चों के लिए मिलता है डेली अलाउंस, एक नाम है डेली अलाउंस। टीसी उधर का डी है, टीसी उधर, यू मैंने बताया नहीं है, मेरे को मालूम है, ये देखो मैं होश में हूं, यू मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्या अभी मैं तुरंत डी पे क्यों आ गया मालूम है, ये ड्राइंग में मैं निपटा सकता हूं इसको, ये देखो, ये ड्राइंग में सारे आ गए देखो। यू फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस किसको मिलता है, जिन एम्प्लॉयज को यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे वो वॉचमैन हो कि एरोस्टेस हो कि पायलट हो। अरे कितने एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करनी पड़ती है ना, अब वो यूनिफॉर्म शौक से तो नहीं पहन रहा है, कंपनी का रूल है, अब यूनिफॉर्म के नाम के खर्चा बढ़ गया, यूनिफॉर्म खरीदो, कभी खराब होगी रिप्लेस करो, उसकी सिलाई धुलाई वगैरह वो सब, तो उन खर्चों के लिए मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंस। ओके, सी तुम लोग नोटिस करना, टीसी उधर वाले सारे खर्चे ऑफिस के खर्चे, सॉरी टीसी उधर वाले सारे अलाउंस ऑफिस के खर्चों के लिए मिला है, हर एक में तुमको लगे है कुछ ऑफिस का काम है। जैसे यूनिफॉर्म भी क्यों पहन रहे, हॉबी है मेरा, वो ऑफिस के लिए, तो इट इज फॉर ऑफिस एक्सपेंस। टी ट्रैवलिंग हो गया, सी कन्वेंस हो गया, यू फॉर यूनिफॉर्म, डी फॉर डेली, एच हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। ये देखो ये क्या होता है, इमेजिन मेरा एक एम्प्लॉई है, उसके सिर पे ना ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड है, और एम्प्लॉय के सिर पे ज्यादा वर्कलोड आता है तो बॉस को कंप्लेन करेगा ही, सर ये क्या इतना सारा काम सब मेरे ही सिर पे आ गया, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं। तो बॉस ने बोला देख भाई ऑफिस है तो काम तो होगा ही, बट आई अंडरस्टैंड तेरे को कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है। तो बॉस ने सुनो क्या सुझाव दिया उसको, एक काम कर, तू एक हेल्पर रख ले, तू एक हेल्पर रख ले, एक असिस्टेंट रख ले, जो तेरे ऑफिस के काम में तेरा हाथ बटाएगा, तो तेरा लोड कम हो जाएगा। ऐसा कौन सुझाव दिया, बॉस ने एम्प्लॉय को बोला। फिर एम्प्लॉय ने बोला सर हेल्पर तो रख लूंगा लेकिन वो थोड़ी फोकट में काम करेगा। अरे तू उसकी टेंशन क्यों लग रहा है, तू उसको पगार दे, तू दे, मैं तेरे को उसके लिए, सॉरी मैं तेरे को उसके लिए हेल्पर अलाउंस दूंगा। सी बॉस क्या बोलता है, तेरे को ज्यादा काम है ना, कोई असिस्टेंट ढूंढ ले, और वो असिस्टेंट ढूंढने का काम मैं नहीं करूंगा, आई एम सुपर बिजी, आई एम बॉस, तो असिस्टेंट ढूंढना ये करना मेरे को फुर्सत नहीं है, तेरे को ज्यादा तकलीफ है, मैं परमिशन दे रहा हूं ना, तो ढूंढ ले असिस्टेंट, रख ले, उसकी पगार भी तू नक्की कर ले, तू ही पैसे दे, लेकिन उसके लिए मैं तुझे पैसे दे दूंगा हेल्पर अलाउंस बोल के। और हेल्पर अलाउंस फिर उसको कुछ अलग से नहीं मिलता है, वो महीने की सैलरी में होता है। सी आई रिपीट, अलाउंसेस भले मैं तुमको अलग से पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में तो महीने की पगार का चेक है, उसमें सब शामिल होता है। ये तो पढ़ते रहे हम लोग सब इंटरनली घुस घुस के पढ़ रहे। तो ये था हेल्पर अलाउंस। ओके, ऑफिस में असिस्टेंट रखने का जो खर्चा लगा उसके लिए अलाउंस। फिर टी सी उधर में एच हो गया ना, एच है आर, रिसर्च अलाउंस। इमेजिन एम्प्लॉय साइंटिस्ट है, अब उसको दिन रात R&D करना पड़ता है, अब वो साइंटिस्ट है तो नौकरी कर रहा है ना, अब वो नौकरी करने वाला साइंटिस्ट क्या बोलेगा, मैं तो अपनी कंपनी अपने बॉस के लिए रिसर्च कर रहा हूं, तो उसके जो छोटे मोटे खर्चे मैं क्यों इंकर करूं। तो बॉस बोलता है यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू दिल से तबियत से रिसर्च कर, जो भी खर्चे होते, तुझे कोई किताबें खरीदनी है, कोई ये करना है वो करना है, तू करना, मैं तेरे को पैसा देता हूं ना उसके लिए, रिसर्च अलाउंस। सो दैट इज रिसर्च अलाउंस, यूजुअली गिवन टू अ साइंटिस्ट और एनी एम्प्लॉई हु हैज टू कीप डूइंग रिसर्च। वापस ये ऑफिस का है, तुम लोग एक चीज नोटिस ही नहीं कर रहे हो, चाहे ट्रैवलिंग है हो, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली, हेल्पर, रिसर्च, सब ऑफिस के लिए। तभी गवर्नमेंट ने सबका रूल एक ही जैसा रखा है। पता रूल क्या है, जितना स्पेंट उतना एग्जेम्प्ट, बाकी का टैक्सेबल। मीन्स कानून क्या बोल रहा है, बॉस ने तो तुझे दे दिया, चाहे ट्रैवलिंग बोल के दिया कि
कन्वेंस बोल के दिया, जो भी बोल के दिया वो तो बॉस ने दिया, अब तूने कितना खर्च किया? कि बॉस ने भी फिजूल में तो नहीं दिया है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्यों दिया? आउट स्टेशन की टिकट्स के लिए। कन्वेंस अलाउंस क्यों दिया है? ऑटो रिक्शा लोकल ट्रेन के लिए। यूनिफॉर्म क्यों दिया? यूनिफॉर्म के खर्चों के लिए। तो बॉस ने दिया वो तो दिया, लेकिन तूने भी खर्च किया होगा, तो जितना खर्च किया उतना माफ। और वो क्वेश्चन में देंगे कितना स्पेंड है। मतलब अच्छी बात क्या, इधर अपने को कुछ अमाउंट याद नहीं करना है। ये गए लेक्चर में टीसी हट में क्या है, अलग अलग अमाउंट को देख के टेंशन बढ़ गया था, ये सब याद रखना पड़ेगा। इधर कुछ याद ही नहीं करना है, जितना स्पेंड उतना एग्जाम, बाकी का टैक्सेबल। ये देखो, लुक हियर, क्या लिखा पढ़ो। अमाउंट एग्जाम इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंट, और अमाउंट स्पेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके। और पता है रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं, ऐसा ही बता देंगे पूरा स्पेंड हो गया। कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है। जैसे एक बॉस ने उसको ट्रैवलिंग का बोल बोल के 24,000 दिया था, हर महीने 2,000 में, मंथ टू मंथ मिलता, मंथ टू मंथ, तो 2,000 करके पूरे साल का 24 है। तो एक्चुअली उसका 5,000 भी खर्च हुआ होगा ना, कोई सच्ची सच्ची बोलता नहीं है। क्या करता है, मेरा पूरा खर्च हो गया, बहुत जाना पड़ता है यहाँ वहाँ। और गवर्नमेंट थोड़ी उसके पीछे पीछे भटक रही है, करोड़ों लोग है दुनिया इंडिया में, एक एक के पीछे कौन घूमेगा? और एम्प्लॉय जैसे लोगों के ऊपर तो इनकम टैक्स वाले निगरानी भी नहीं रखते हैं। इनकम टैक्स वाले बिजनेसमैन लोग के पीछे पड़ रहे थे, वो लोग झोलझाल करते हैं। एम्प्लॉय बेचारा सीधा साधा पगार कमाने वाला, उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले ज्यादा इंक्वायरी कार्रवाई भी नहीं करते। तो एम्प्लॉय लोग तो बिंदास क्या बोलते हैं कि बॉस ने 24,000 दिया तो सब खर्च हो गया। अरे सब खर्च हो गया, फायदा क्या होता उसमें? अरे इनर कॉलम में 24 पूरा माइनस हो जाएगा, आउटर कॉलम 0, और आंसर छोटा आएगा। जितना छोटा आंसर उतना टैक्स भी छोटा। तो लोग ऐसा करते हैं। पर सी, वी आर नॉट स्टडिंग हाउ टू फूल, वी आर स्टडिंग द रूल, एंड एज पर रूल जितना स्पेंड उतना एग्जाम, बाकी का टैक्सेबल। और एग्जाम में बोला ना 5,000 स्पेंड है, तो उधर होशियारी मत मारना, छोड़ना क्यों बता रहा है इतना। क्वेश्चन के अंदर टैक्स प्लानिंग मत करना। उधर तो इज्जत से बोला 24,000 मिले थे, 5,000 खर्च हुआ था, तो उतना ही लेस करना। ये तो मैं रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो बताता हूं। तो ये देखो अपना क्या खत्म हो गया, टीसी हट, टीसी उधर पूरा खत्म नहीं हुआ है, एच बाकी उसमें। एच होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसको लोग है ना पॉपुलरली एचआरए के नाम से बुलाते हैं। ये बहुत कॉमन शॉर्ट फॉर्म है, एक और बोल दो मुंह से, एचआरए। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। सी, ये तो नाम से ही समझता है, जैसे कि मैंने कहा अलाउंसेस अक्सर कोई ना कोई एक्सपेंस के लिए मिलता है। तो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय लोग बेघर होते हैं, उनका घर ही नहीं है, भाड़े के घर में रहना है, और भाड़े के घर में रहना तो महीने महीने भाड़ा देना खर्चा है। तो फॉर दैट खर्चा कंपनी उसको एचआरए देती है, सो इट इज फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। पर सी, इधर इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, अगर एम्प्लॉय को सच में रेंट भरना पड़ रहा है ना, तो ही उसको एचआरए मिला हुआ एग्जेम्प्ट होगा। नहीं तो पता है रियल लाइफ में क्या होता है, कितने एम्प्लॉय का अपना खुद का घर है, रेंट भी नहीं भर रहा है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि हर एम्प्लॉय को एचआरए दो। सी, कंपनी वाले क्या एम्प्लॉय को देख देख के रूल नहीं बनाते। जैसे मैं कंपनी हूं, तो मैंने अपना सैलरी देने का स्टाइल बना के रखा है कि मेरे यहाँ जो भी नौकरी करने आएगा उसको एचआरए दूंगा। तो अभी मैं कभी कोई एम्प्लॉय बेघर होता है, कोई घर वाला, उसको देखता नहीं हूँ। तो कई कंपनियों में क्या होता है, एम्प्लॉय लोग के घर होता भी है ना, तो फिर भी उनको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, अरे जबकि जरूरत नहीं है। लेकिन बॉस क्या बोलता है, अरे जरूरत है कि नहीं, मेरे को तो बॉस होने के नाते पगार देना है, पगार तो देना ही पड़ेगा। और अलाउंसेस भले बोलने के लिए किसी के लिए भी हो, है तो पार्ट ऑफ पगार ना। जो अलाउंस होते हैं वो सैलरी का हिस्सा है, और सैलरी देने से तो मुझको छुटकारा ही नहीं है। तू मेरी नौकरी करता तो सैलरी देनी पड़ेगी, वो बात अलग है। उसको एचआरए के नाम पे दिया। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेनी टाइम्स एम्प्लॉय को रेंट भरना ही नहीं पड़ता है, खुद का घर है, स्टिल ही गेट्स एचआरए, देन इट विल बी टैक्सेबल। तो सी, सबसे पहले तो दिमाग में बिठाओ, एचआरए कभी कभी टैक्सेबल होता है, कभी कभी एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट होता है तो उसका अलग फॉर्मूला आएगा, वो उसमें घुसा नहीं हो अभी तक मैं। लेकिन पहले ये डिसाइड करो टैक्सेबल कब, एग्जाम कब।
अगर एम्प्लॉय खुद का घर है, रेंट वेंट भर नहीं रहा है, तो टैक्सेबल. बट इफ ही इज नॉट हैविंग हिज हाउस, ही इज स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, देन इट विल बी एग्जाम. बट कितना है एग्जाम ये देखो. अभी इसका बाय द वे सेक्शन है ना अलग है. इसकी थियरी भी थोड़ी यूनिक है, सेक्शन भी यूनिक है. और बाकी सब भाई लोग थे ना, वो 10-14 में आ गए. सब 10-14 वाले ही है. खाली HRA 10-13A ए राइमिंग करे से HRA 10-13A ए HRA 13A ऐसे लिंक करके रखो. ये देखो विद एग्जांपल बताऊंगा. लुक हियर, लेट्स अज्यूम एक एम्प्लॉय है ना, खुद का घर नहीं है, भाड़े के घर में रह रहा है. दैट मीन्स ही हैज टू पे रेंट. और जब उसको रेंट भरना पड़ रहा है तो एग्जेम्पशन मिलेगा ना. तो उसका देखो ये फॉर्मूला है. अब सुनो, थोड़ी देर तक मैं तुमको ना फॉर्मूला को मैकेनिकली यूज करना सिखाऊंगा. और एक बार फॉर्मूला यूज करने आ गया ना, फिर मैं तुमको लॉजिक बताऊंगा. क्यों बोले, ये जो भी इधर लिखा है इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक समझना पड़ेगा. लेकिन एक बार के लिए इसको मैकेनिकली फॉर्मूला की तरह समझ लो कैसे सॉल्व करना. ओके, तो सी मैं तुमको कोई डेटा दे रहा हूं. सी ये तो फिक्स फॉर्मूला ही है, अल्टीमेटली तुमको इवेंचुअली बाय करना है, ये बाय ही करना पड़ेगा. बट आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. ये देखना, एग्जाम्पल है. मान लो कि एम्प्लॉय की सैलरी 6 लाख है, पूरे साल की उसकी सैलरी 6 लाख है, और वो भाड़े के घर में रहता है. एंड ही हैज टू पे रेंट ऑफ 96,000. और कंपनी उसको HRA दे रही है 6,000 पर मंथ. ये सब डेटा क्वेश्चन में दिया है. तो 6,000 पर मंथ के हिसाब से कितना मिल रहा है, 72,000. इतना उसको मिल रहा है. तो सी सबसे पहले तो इसको इनर कॉलम में लिख दूंगा. क्यों, क्योंकि एग्जाम्ड है. और एग्जाम है क्योंकि रेंट भर रहा है भाई. अपना खुद का घर होता तो एग्जाम्शन मिलता ही नहीं. तो फिर तो मैं सीधा आउटर कॉलम में लिख देता ना. लेकिन आई एम अज्यूमिंग ही इज पेइंग रेंट हाउ मच, 96,000, तो उसको एग्जाम्शन मिलेगा. तो इधर मुझे ना एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. फिर फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो इधर माइनस, फिर बैलेंस आउटर कॉलम में आ जाएगा. तो सी फॉर्मूला क्या है, लुक हियर. पहले 50% या 40% ऑफ सैलरी लेंगे. 50% अगर एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में रहता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 महानगरियों में कोई एम्प्लॉय रेंट भरता है तो 50%, अदर सिटीज 40%. तो लेट्स अज्यूम अपना एम्प्लॉय मुंबई वाला ही है, और मुंबई में कोई रेंटेड हाउस में रहता है तो 50%. तो ये 50% लेके चलो. एक बार इसको जान दो, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं मेट्रो सिटी में रहता है वो. तो 50% ऑफ सैलरी कितनी है उसकी, 6 लाख. निकाल 50%, कैलकुलेटर रेडी रखो, 3 लाख. तो ये एक अमाउंट आ गया. दूसरा अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उसको एक्चुअली कितना मिला है. रिसीव्ड माने HRA कितना मिला है, 72,000. इसको बोलते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. तो ये आ गया. फिर थर्ड अमाउंट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. तो सी उसका रेंट पेड कितना है, 96,000. 96,000 आ गया, माइनस सैलरी का 10%. मैंने सैलरी 6 लाख दिया था ना, तो 6 लाख का 10% 60,000 हो गया. तो माइनस कर कितना आया, 36,000. दिखा 36,000. फिर ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, तीनों में से छोटा कौन है, ये एरो का मतलब क्या था, विच एवर इज लेस. तो छोटा 36,000 है ना, तो 36,000 का एग्जाम्पशन मिलेगा. क्यों बताऊंगा. तो ये देखो इधर आंसर में क्या आएगा, 36,000. बचा कितना, वो 36 ही कोइंसिडेंटली बच रहा है, कोइंसिडेंस है, ऐसे नहीं कि सेम अमाउंट आएगा. ये तो जो भी है, मेरा 36 होना है, तो बैलेंस आउटर कॉलम वही बच रहा है. और वही जो फॉर्मूला है ना, अपने को इधर शो भी करना पड़ता है इससे. मतलब वर्किंग नोट में भी ऐसा दिखा सकते हैं, मैंने इधर भी दिखाया ताकि एक बार पूरा विजुअली दिख जाए. ये नया नहीं है, सेम चीज है जो हमने की अभी, 1 2 3 विचर इज लेस. ओके, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है. सी कितने स्टूडेंट लोग को क्या लगा, आ गया ना ये तो कर लेंगे, खत्म हो गया, ठीक है आगे बढ़ते. ये गलत है. ऐसा रट रट के करोगे ना, एक दिन इतने सारे रूल आ जाएंगे ना, नफरत होने लगेगी सब्जेक्ट से. नहीं तो बराबर बोला, लेकिन तुमने एक चीज नहीं बोल पा रहे जो मैं भी बोल के देखा. सी
सी, कोई भी बंदे के पास अगर खुद का घर नहीं, भाड़े के घर में रहना है, तो भाड़े के घर में रहना तो भाड़े में कुछ तो डालना ही पड़ेगा ना। अब भगवान ने तेरे को ऐसा बनाया, घर बार नहीं दिया है, रेंट के घर में रेंट में थोड़ा तो जाएगा ही। और सैलरी का 10% अगर रेंट में जावे तो कोई बड़ा बात नहीं है, इट इज ओके। बट सैलरी का 10% जावे तो, और 10% कितना होता है 60,000। लेकिन एम्प्लॉय बोले मेरा 60 थोड़ी 96 आ रहा है, इट इज पिंचिंग मी, देयर इज अ बर्डन। तब गवर्नमेंट को दया आएगी, यार रेंट भरना इसके लिए बोझ है यार। चलो 60,000 तक भरता ना तो नॉर्मल है, 60,000 मतलब इसका 10%। सी 10% ऐसे रैंडम परसेंटेज है, कहने का मतलब इतना तू कमा रहा है उसमें 10% गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उतना तो डालना ही है। तेरे पास खुद का घर नहीं है, भाड़े के घर में रहेगा तो उतना तो जाएगा है ना, और उतना जावे तो मामूली अमाउंट बोलते हैं। कितना मेरे एग्जाम्पल में 60,000। बट एम्प्लॉय बोलेगा मेरा 60 नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट समझो 96,000 भरना पड़ रहा है। तब गवर्नमेंट हाँ यार तेरे पे तो बर्डन है। ये बर्डन वर्ड सुनना था मुझे, कितना बर्डन है 36,000। तो 36,000, 30 कैसे डिफरेंस आया ना, तो 36,000 तुझे भरना चुभ रहा होगा ना यार, इसकी मदद करो कोई। तो बॉस ने बोला मैं दे रहा हूं ना पैसा, सही है, बॉस तो उसकी मदद कर रहा है, उसको जरूरत है 36,000 की, उतनी मदद की भी माफ। बॉस बोलता है मैं तो 72,000 देता हूं, तो ज्यादा दे रहा है, उतना देने का जरूरत नहीं है, अभी दिया है उसको मजा आ रहा है तो टैक्स भरेगा, लेकिन ही नीड्स 36,000 क्योंकि उतना उसके ऊपर बोझ है। अब है ना ये ट्राई करना, लुक लेट्स अज्यूम एम्प्लॉई है ना बहुत महंगे घर में रह रहा है, पता नहीं उसको कैसा घर मिला कि उसका भाड़ा ही बहुत ज्यादा है। लेट्स अज्यूम ये भाड़ा उसका है ना कुछ 5,60,000 का उसका रेंट है, इतना रेंट पे कर रहा है वो एक्चुअली। अरे हो सकता है ना वो ऐसा घर है, अब उसके शौक भी बड़े होंगे, अच्छा घर चाहिए ये चाहिए, घर नहीं है तो क्या यार भाड़े का है तो घर तो अच्छा लूं, अच्छा घर ले लिया, रेंट कितना पे कर रहा है 5,60,000। अब देखो, अब इसके सिर पे बर्डन कितना, उसका बर्डन मेजर कर। बर्डन कैसे मेजर करते हैं, पगार का 10% इस मामूली, और जो ज्यादा भरना पड़ा सिर का बोझा हो जाता है। तो 10,000 60,000 तो नॉर्मल है ना। सी मैंने सैलरी का फिगर चेंज नहीं किया है, रेंट पेड का फिगर चेंज किया है। सी स्टिल माई दिस अमाउंट इज सेम। मैं इसको बदल के 5,60,000 किया, तो बताओ क्या चेंज आएंगे, फिर ये 5,60,000 है, और 60,000 तक भरना पड़े तो मामूली है, लेकिन बोले 60 का आएगा, मैं तो 5,60,000 दे रहा हूं, तो डिफरेंस कितना है 5,00,000। तो बोले भाई मेरे सिर पे तो 5,00,000 का बर्डन है। और एक बार ऐसा अज्यूम करो बॉस उसको है ना 7,20,000 दे रहा है, बॉस उसको 7,20,000 दे रहा है, मैंने चेंज किया है फिगर। अब है ना गवर्नमेंट बोलेगी यार तेरे पे 5,00,000 का बर्डन है यार, तो एक बार 5,00,000 का बोझा देके दया तो आती है, लेकिन गवर्नमेंट है ना ज्यादा पिघलती नहीं है। गवर्नमेंट ने बोली हमारा ताकत क्या है, तेरी सैलरी का 50%, उससे ज्यादा माफ करने देना परवड़ेगा नहीं। तू कितना भी रोना धोना करते रहे, नहीं मेरे पे तो बोझा बहुत है, बहुत बर्डन है। सी उसका बर्डन भले 5,00,000 है, लेकिन गवर्नमेंट का लिमिट 3,00,000, 3,00,000 से ज्यादा माफ नहीं करेंगे। सी गवर्नमेंट भी अपना बजट बना के रखती है। जैसे मेरे सामने कोई गरीब आदमी आ गया, बोले मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है, और कोई बोले नहीं खाना पीना तो हो जाता, थोड़ा पढ़ाई के पैसे नहीं है। अबे मैं तो उतनी मदद करूंगा जितनी मेरी ताकत है ना यार, कोई कितना भी दुख बता दे, लेकिन मेरा मदद करने का ताकत होना चाहिए ना। तो इधर एम्प्लॉय का दुख बहुत लग रहा है कि यार 5,60,000 भाड़े में घुस गया, चलो 60 तक तो ठीक है, 5,60,000 तो देखने जाए तो उसके सिर पे बर्डन 5,00,000 का है। और मान लो बॉस भी उसको बोल रहा है चल मैं तेरे को 7,20,000 दे रहा हूं HRA, लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं, यार माना कि तेरा बर्डन 5,00,000 है, और हम तेरे को 3,00,000 से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। नहीं 3,00,000 का अमाउंट चेंज नहीं हुआ ना, नहीं वो सैलरी का मीनिंग बताऊंगा, वेट।
सैलरी अभी भी 6 लाख ही है, 6 लाख का 50% 3 लाख। सैलरी वर्ड का भी डेफिनेशन तुम लोग को तारा दिख रहा होगा ना उधर, एक ब्लैक कलर में एस्ट्रिक बना है ना, वो पॉइंट आएगा। लेकिन फिलहाल तुम लोग समझो ये 50% से गवर्नमेंट क्या बोलेगी, देख तेरा कितना भी भारी बर्डन हो ना, हम तेरे को एक लिमिट तक ही मदद कर सकते हैं। हम लोग का भी कैपेसिटी है, माना कि तेरा बर्डन बहुत है, हमको भी इमोशनली बहुत सिंपैथी है, लेकिन हम तेरे साथ भावना में बह जाएंगे और तेरे को ज्यादा माफ कर देंगे तो हमको टैक्स कहां से मिलेगा, हमको हमारा भी देखना है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, 3 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। भले इन शॉर्ट, भले उसका बर्डन 5 लाख, सॉरी 5 लाख था, सॉरी चेंज गलती से, भले उसका बर्डन 5 लाख है बट 3 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। सी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस फिगर एंड दिस फिगर। तो ये 50% की कहानी थी। ओके, अब है ना, ये सैलरी वर्ड का मतलब क्या है? अरे इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने 2 लिमिट सेट की है। एक लिमिट जितना बर्डन है उतना ही माफ करेंगे, एंड दूसरा अगर बर्डन बहुत ज्यादा है तो हम लोग एक लिमिट तक ही माफ करेंगे। ओके, विच इज 50% और 40% डिपेंडिंग अपॉन यू आर इन विच सिटी। अब है ना, इधर सैलरी का मतलब क्या होता है, ये कैलकुलेशन पूरा सैलरी के ऊपर होता है ना। तो सी, एम्प्लॉय को जो महीने में पगार का चेक मिलता है ना, उसमें तो बहुत कुछ आता है। वो कितना पगार का चेक मिल रहा है वो नहीं देखते। हर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी होता है, वो इधर लेना है, प्लस डियरनेस अलाउंस। व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? आई विल एक्सप्लेन। ये देखो इधर लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड टर्नओवर कमीशन। यही 3 चीज को ऐड करेंगे तो अपने फॉर्मूला वाला सैलरी आ गया। सी, सैलरी जनरल वर्ड है, किसी आम आदमी को बोलोगे तेरा सैलरी क्या है, वो तो बता देगा मेरे को महीने महीने इतना चेक मिलता है, वो तो फुल फिगर बता देगा, फुल फिगर। लेकिन इधर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस टर्नओवर कमीशन। एक सेकेंड, ये दोनों का मीनिंग बताता हूं, लेकिन फिर यही 3 चीज लेनी है। तो अभी देखो मेरा प्लान क्या है, पहले मैं डियरनेस अलाउंस क्या होता है, टर्नओवर कमीशन क्या होता है, मीनिंग बताऊंगा, फिर कन्विंस करूंगा कि यही 3 चीज क्यों, वो बताऊंगा। ऐसे तो एम्प्लॉय को सैलरी के नाम पे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यही 3 चीज क्यों, आई विल कन्विंस स्टेप बाय स्टेप। बेसिक सैलरी तो पता ही है, हर नौकरी करने वाले मेन पगार मिलता है, उसका बेस है। यू नो व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? महंगाई का सामना करने के लिए अलाउंस मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मेरे यहाँ पे नौकरी पे लगे, तो मैं क्या बोलूंगा, देख तेरी महीने की पगार मैं 10,000 रखता हूं, और बाद में समझता है मेरे को जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, लोगों के खर्चे बढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं तेरे को डियरनेस अलाउंस दूंगा। और डियरनेस अलाउंस है ना, अभी भले मैं तुमको महीने का 2,000 दूं, लेकिन मार्केट में चीजें महंगी होने लगी ना, तो 2,000 को 3,000 कर दूंगा। महंगाई और बढ़ गई तो 5,000 कर दूंगा। बोले एक ऐसी अमाउंट मैंने तेरे पैकेज में रखी है विच विल फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू महंगाई, क्योंकि सी तेरी बेसिक सैलरी विल बी कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन तेरी पोस्ट क्या है। तू प्यून है तो वैसा बेसिक सैलरी, क्लार्क है तो वैसा बेसिक सैलरी, कोई एकदम मैनेजर पोजीशन पे है तो अलग बेसिक। तो बेसिक तो तेरी पोस्ट के हिसाब से कांस्टेंट रहेगी ना, लेकिन प्लस तुमको कंपनी वाले क्या देते हैं, डियरनेस अलाउंस, जो फिलहाल एक 5-6 हजार पे स्टार्ट होगा, लेकिन इट विल कीप इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। और ये रखना पड़ता है, नहीं तो सिर्फ कांस्टेंट सैलरी से गुजारा कैसे होगा। अभी एक सैलरी में तो खुश है, कल को महंगाई बढ़ गई, चीजें महंगी नहीं, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, महंगाई तो बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन, तो उसके लिए डियरनेस अलाउंस होता है। सो इट इज एन अलाउंस टू फेस इन्फ्लेशन। तो मीनिंग बता दिया। बाय द वे, डियरनेस अलाउंस एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल? कोई भी अलाउंस आया तो ये देखो इधर चेक करने का ना, इसमें आता है क्या, अपने टीसी हट टीसी उधर में डियरनेस था क्या? एक नया अलाउंस सुना ना आज मैंने तुमको, और अपने कीवर्ड में था नहीं, तो ये रिमेनिंग अलाउंस है। रिमेनिंग में तो जो हजारों अलाउंस होते हैं टैक्सेबल, मतलब डियरनेस अलाउंस जो तुमको मिलता है वो है टैक्सेबल। एक और चीज थी इधर, क्या था, टीसी मतलब टर्नओवर कमीशन। ये तो नाम से समझ जाता है ना, एक एम्प्लॉय मार्केटिंग का काम करता है
तो बॉस ने उसको बोला है तू कंपनी के लिए जितनी सेल्स करके देगा, सेल्स मतलब टर्नओवर, उसका 10% कमीशन दे देंगे। फिर एम्प्लॉय को लालच दे दे, काम पे लग जाता है, वो कंपनी का माल बिकवाने के लिए पूरा ट्राई करता है, जितना बिक्री हुआ उसका 10% कमीशन। सो इट्स अ कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स, दैट इज टर्नओवर कमीशन। अब पता है डाउट क्या आना चाहिए, सर सिर्फ यही 3 चीज को मिला के सैलरी क्यों? आगे सी ये तो पहला फॉर्मूला है ना, ऐसे बहुत फॉर्मूलाज आएंगे इस चैप्टर में, और हर फॉर्मूला में जब कभी भी सैलरी वर्ड आएगा ना, ये स्टैंडर्ड ये 3 चीज, और ये चीज का तुमको अभी रीजन नहीं बताया ना, थोड़े टाइम के बाद बोलोगे यार जब कभी भी सैलरी का बात होता है सर बोलते हैं बेसिक, डीए, टर्नओवर कमीशन, बट क्यों है? इसका कोई लॉजिक होना चाहिए ना। तो सी गवर्नमेंट जब फॉर्मूला बनाती है ना, तो फॉर्मूला का स्वभाव कैसा होता है? फिक्स्ड। बोलते ना फॉर्मूला बन गया मतलब फिक्स हो गया। सो फॉर्मूला का नेचर है फिक्स्ड, एंड समथिंग विच इज फिक्स्ड should depend upon something which is fixed in your life. And in employee's life, 3 things are fixed. He always gets basic, he will always get DA, and if he is into marketing, he will get turnover commission. और इधर मैंने if बोला, if सबको टर्नओवर कमीशन नहीं मिलता, लेकिन एक बात पक्की, अगर तू मार्केटिंग का कामकाज कर रहा है ना, सेल्स वगैरह का काम, तो टर्नओवर कमीशन। तो ये चीज ऐसी है ना कि एम्प्लॉय के जीवन में कंफर्म है, और जो चीजें कंफर्म पूरे भारत में होती है ना, उसकी बदौलत फॉर्मूला बनता है। आज कोई एम्प्लॉय आके बोले हमारी कंपनी वाले तो हमको लंच अलाउंस भी देते हैं, वो थोड़ा स्पेशल साउंड करता है, लंच अलाउंस तेरे को मिलता होगा, पूरे भारतवर्ष में हर कर्मचारी को थोड़ी ना मिलता है। और फॉर्मूला बनाते टाइम गवर्नमेंट पूरा कंट्री का सोच रही है, पूरे भारत में जितनी भी नौकरी करने वाले उनको चाहे कुछ मिले कि ना मिले, कौन सी चीजें पक्की होती है? बेसिक, डीएनएस अलाउंस, और वो मार्केटिंग का काम करता है तो टर्नओवर। और ऐसी चीजों की बुनियाद से फॉर्मूला बनता है, बिकॉज फॉर्मूला इज मेड फॉर द होल कंट्री एज अ रूल, दैट्स द रीजन। तो सी ये देखो, अब इसको ट्राई करो, ये देखो एक ये वाला देखो ना, एक क्वेश्चन है, मेरा वही क्वेश्चन है लेकिन उसको मैंने और एलैबोरेट किया। देखो पढ़ो ना क्या लिखा, राइट साइड में पढ़ना क्या लिखा है। बेसिक सैलरी 2 लाख है, डीएनएस अलाउंस 4 लाख है, मेडिकल अलाउंस 1 लाख, हेल्पर अलाउंस 1 लाख, ट्रैवलिंग अलाउंस 3 लाख, एचआरए 72,000 मिला है। ओके, तो एचआरए तो मैंने बता दिया कैसे करना है, देखो है ना। अब इस बंदे की ये जो बोलते हैं ना सैलरी लगती है अपने को, क्या है बताओ? सी उसको मिला बहुत कुछ है, मिलने में तो उसको ट्रैवलिंग भी मिला है, हेल्पर अलाउंस भी मिला है, लेकिन हम लोग गिनती किसकी करेंगे? खाली बेसिक और डीए। मतलब एक नॉर्मल सम में तुमको बहुत कुछ दिख जाएगा, सब मत उठा लेना, अपने को खाली बेसिक और डीए लेना है। तो ये देखो बेसिक सैलरी 2 लाख है और डीए, हाँ एक और चीज लेनी, कौन सी? टर्नओवर कमीशन। वो सब में नहीं है ना, नहीं है तो जबरदस्ती कहां से लाएंगे, और वो हर एक को नहीं मिलता, जो मार्केटिंग का काम करता है उसको मिलता है, लेकिन हर एम्प्लॉय थोड़ी मार्केटिंग करते रहता है। तो इधर कितना है? 2 और 4 6, वो अपना था ही, वो मैंने मैच करके रखा है वैसा, ताकि 6 लाख हो। तो ऐसे आया था मेरा 6 लाख, पहले मैंने दे दिया है वही 6 लाख। अब समझे 6 लाख कैसे आया था? ये उसकी बेसिक सैलरी थी, उसका डीएनएस अलाउंस था, और टर्नओवर कमीशन तो 0 था, 0। बाकी सब मत लेना, ये फॉर्मूला के लिए बता रहा हूं, लेकिन जब स्टेटमेंट बनाएंगे ना तो उसमें तो सबको भर्ती करना पड़ेगा, आ जाओ सब। अरे स्टेटमेंट में तो ऑल आइटम्स, लेकिन फॉर्मूला में ऑल आइटम के 3 आइटम, 3 आइटम। कौन सी 3 आइटम? ये 3। यही बात इधर भी लागू होगी। अपने जो 10% निकाले थे ना, वो 10% ऑफ ऑल आइटम्स के 3 आइटम, बेसिक, डीएनएस अलाउंस और टर्नओवर कमीशन, यही 3 चीज लेनी है। बट अगेन आई एम सेइंग खाली फॉर्मूला के लिए बात हो रहा है, बाकी अपना जो मेन स्टेटमेंट बनाते ना आंसर में, उसमें तो सब डालने का ना यार, उसमें तो एक को एक चीज जो उसको मिली हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे। ये हो गया। फिर सुनो, स्टेटस चेक करना। सी सैलरी के चैप्टर में ही है, अपने बेसिक सैलरी फिर अलाउंस के अंदर घुस गए। देखो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फटफट क्यों है, डी डब्ल्यू डी खत्म, डब्ल्यू खत्म, आर फट खत्म हो गया।
इधर भी मैं लाइन से चीजें ले रहा हूं, मेरी लाइन कौन सी थी, ये लाइन, इधर भी मैं लाइन से चीजें ले रहा हूं, लेकिन लाइन से धीरे धीरे जाएगा, हर चीज के अंदर घुस घुस के पढ़ना पड़ रहा है. बट सी, डोंट वरी अबाउट द लेंथ, एज फार एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लेंथ ना, मैनेज हो जाता है. समझना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसका. वेट, अलाउंसेस अभी भी खत्म नहीं हुआ है अपना, क्या बाकी है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट बाकी है. पहले रिमेनिंग समझा. टेल मी, क्वेश्चन में ऐसा दे, टेलीफोन अलाउंस, क्या सोचना चाहिए. ये सब मत, सर ने तो हमको पढ़ाया नहीं था. अरे सर क्या क्या पढ़ाएंगे, सर खाली टीसी हट टीसी उधर पढ़ा है, बाकी कुछ भी दिखेगा टैक्सेबल. क्वेश्चन में दिया मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल, और टैक्सेबल मतलब लिख के सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में डाल देना. अब देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, बताओ व्हाट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि तेरी पर्सनल मौज मस्ती के लिए, इट इज फॉर एंटरटेनिंग क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस. जैसे मान लो मैं तुम्हारा बॉस हो, तुम एम्प्लॉय हो, तुमको मैंने बोल के रखा है, देख एम्प्लॉय, अपने यहाँ पे बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, कोई फॉरेन से कस्टमर आता है अपना, कोई बड़ा विजिटर आता है, कोई अपना सप्लायर आया है बाहर गांव से, तो उसको होटल में ठहराना, उसकी वेलकम करना, उसकी देख रेख करना, वो तेरा काम है, और उसके लिए खर्चा तू कर, मैं तेरे को पैसा दूंगा. तो इसको बोलते बॉस ने एम्प्लॉय को एंटरटेन करने के लिए अलाउंस दिया. लेकिन एम्प्लॉय किसको एंटरटेन कर, अपने बीवी बच्चों को नहीं, ऑफिस के कस्टमर्स और क्लाइंट्स. और एंटरटेन करना मतलब कोई फॉरेन से बड़ा कस्टमर आ गया तो उसको 5 स्टार होटल में उसका बुकिंग करना, और उसको टाइम टू टाइम उसको ध्यान देना, ठीक चल रहा है वो सब, उसका जो खर्चा वर्चा थोड़ा बहुत जो भी होता है, उसके लिए कंपनी उसको दे रही है एंटरटेनमेंट अलाउंस. अब सी, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है ना, तो ये देखो इसका थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा एक के तुमको बहुत फनी लगेगा. ये देखो, लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस 2000 पर मंथ दिया है, वो तो सब में देंगे, तो पहले उसको उठा के पटक दो लास्ट आउटर कॉलम में, एज ए फुल्ली टैक्सेबल है, और लिख के भूल जाओ, भूल ही जाओ, लिख दिया भूल जाने का. फिर ये देखो स्टेटमेंट के अंदर बाकी चीजों की एंट्री पास कर दो धीरे धीरे धीरे. फिर लास्ट में जब स्टेटमेंट का टोटलिंग होता है ना, तो देखो इस स्टेटमेंट के टोटल को क्या बोलते हैं मालूम है, ग्रॉस सैलरी बोलते हैं. ग्रॉस सैलरी इज द टोटल ऑफ द होल स्टेटमेंट. फिर उसके बाद आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस को वापस दिखाना पड़ेगा. ये देखो इधर दिख रहा है, मतलब ऊपर पहले डाला फिर नीचे उसको निकाला, लेकिन डालने का तो कितना, जो सम में दिया पूरा डाल दे, लेकिन नीचे माइनस करने के लिए फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला है, सुनो, 1/5 ऑफ योर बेसिक सैलरी, जो तेरा मेन बेसिक है ना, बेसिक उसका 1/5, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड 5000, विच एवर इज लोअर. क्यों बता दो, पहले सुनो क्या बोला, रिपीट कर, मेरे एक बार बोलते ही याद हो जाना चाहिए. ये दो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, फिगर से बात करते ना. ऐसा मान लो क्वेश्चन में बेसिक सैलरी 1 लाख दिया है, वो तो हर सम में बेसिक सैलरी देंगे, तो उसका 1/5 ले लो. तो अगर 1 लाख है तो 1/5 हो गया 20,000. एक्चुअल अमाउंट 24, ये एक्चुअल मतलब उसको मिला कितना है 24,000, और 5,000 फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड है, बाहर करना 5,000 5,000 5,000. फिर तीनों में से लोअर, ये लोअर है तो ये माइनस हो जाएगा, ये दो माइनस हुआ है, माइनस. ओके, तो ऊपर 24,000 डाला था, फिर लास्ट में जब आया तभी मैं 5,000 माइनस किया, तो डिफरेंस अमाउंट बिकम्स टैक्सेबल. ओके, कुछ फनी चीज है ये देखना. और एक फनी चीज, ये माइनस करना मतलब अच्छा बेनिफिट है ना, माइनस होगा तो आंसर छोटा, टैक्स कम. बट दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब करता है ना, तो ये कुछ भी नहीं आएगा, नीचे आएगा ठेंगा, पूरा 24 टोटल में घुस जाएगा पूरा 24, फुल्ली टैक्सेबल. नीचे को कटवट नहीं होगा. ये लेस करने का सुख किसको मिलेगा, पढ़ क्या लेगा, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. ये ना एकदम ही वाहियात ट्रीटमेंट है. तुम लोगों को पता है एकदम
फालतू चीज क्या लग रही है, सुनो, इसका एक्चुअली कैसा होना चाहिए था मालूम है? जितना स्पेंड उतना एग्जाम। क्योंकि सी टीसी उधर में मैंने क्या पढ़ा था, ट्रैवलिंग हो के कन्वेंस हो के यूनिफॉर्म हो, डेली अलाउंस, हेल्पर, रिसर्च, ये सब ऑफिस के खर्चों के लिए मिला है ना। ऑफिस के लिए जितना स्पेंड उतना एग्जाम। तो भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस भी तो वही है, ये भी क्यों मिला है? टू एंटरटेन कस्टमर्स ऑफ द ऑफिस। तो इसका भी नेचर क्या, इट्स एन अलाउंस फॉर सम ऑफिस पर्पस। तो इसका एक्चुअली रूल कैसा होना चाहिए था, जितना स्पेंड उतना एग्जाम, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन भारत में तुम लोग देखोगे कानून के अंदर बहुत सारी फनी फनी चीजें दिखेगी कई बार, और फनी तो है उसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नहीं। ये पार्शियलिटी है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको लेस, प्राइवेट वालों को नहीं। अरे चल करने भी दिया तो सेंसिबल रूल तो होना चाहिए, जितना स्पेंड उतना एग्जाम। मीन्स एक्चुअली स्पीकिंग लॉजिकली कैसा होना चाहिए, मैंने अपना फीलिंग शेयर किया, ओपिनियन बताया। लेकिन तुम लोग मत होशियारी मारना, अपने हाथ में क्या, लॉ को बदलना नहीं है, लॉ को समझ के जैसा है उसको एक्सेप्ट करना। वी कैन नॉट चेंज द लॉ, पर जो भी इट इज वियर्ड, अभी तक जो भी आ रहा था ठीक है, इट मेड सम सेंस, एंड मोस्ट ऑफ द रूल में क्या कुछ सेंस होती है, ये तो टोटल नॉनसेंस है। तो ये देखो, इसको याद ऐसे करो, लुक हियर, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट वाला। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ ना तो ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, और प्राइवेट वाला हुआ तो सिर्फ ऊपर लिखना, नीचे कुछ नहीं आएगा। अरे नीचे मतलब मैं ये बता रहा हूं, इसको तुम लोग ये सीन से याद करोगे ज्यादा मेमोरेबल बनेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस में देखा है। तो माइंड में ऐसे बनाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट वाला। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे, मेरा ही सीन तुमको याद आएगा ऐसे। ऊपर क्या लिखना है, क्वेश्चन वाला, नीचे क्या, फॉर्मूला वाला, और प्राइवेट वाला है तो सिर्फ ऊपर, नीचे डैश, कुछ नहीं। ये हो गया। अब सुनो, अलाउंसेस की थियरी समाप्त। अब देखो मेरा प्लान क्या है, मैं जैसे ही कोई बड़ा थियरी खत्म होगा ना, तुरंत सम। इस चैप्टर में अगर मैं पूरी थियरी खत्म होने का इंतजार करूं ना, और बाद में सम चालू करूंगा ना, तब तक भूल भी जाओगे, भूल जाओगे, सब गोल गोल भी हो जाएगा। इससे ये चैप्टर में मैंने खुद सम्स को कस्टमाइज किया है। तुमको जो सम्स वगैरह दूंगा ना, वो सम मैंने इस तरह से बनाया ना कि जैसे ही बेसिक सैलरी अलाउंस हो ना, कुछ ऐसे सम बुक में मिले जिसमें सिर्फ अलाउंसेस के ऊपर ही टेस्ट हो। फिर बाद में प्रोविडेंट फंड की थियरी होगी ना, तो कुछ सम्स ऐसे मिलेंगे जिसमें बेसिक सैलरी, अलाउंस, प्रोविडेंट फंड सब है। और जब लास्ट में ये जो परक्यूजेड हो जाएगा ना, तो ऐसे सम जिसमें सब कुछ है। लिटरली मुझे कस्टमाइज करना पड़ा है। सम की पीडीएफ में बताऊंगा, इधर एक से रुको ना। मैंने क्या बोला, मैं कैसे सम ले रहा हूं, जो बेसिक सैलरी और अलाउंसेस से बने हुए। दूसरी चीज सिखाई नहीं तो सम में आएगी भी नहीं। लेकिन अंत में जो ये होता है ना, दिख रहा है लास्ट में, ये नीचे का ढांचा फिक्स्ड है। चलो क्वेश्चन में ये सब चीज मैं नहीं डाला क्योंकि मैंने बच्चों को सिखाया भी नहीं। लेकिन हर सम के एंड में ऐसा वाइंड अप करना पड़ता है। वाइंड अप मतलब उसको ऐसा एंडिंग करना पड़ता है। ठीक, सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैसे एंड करते थे, टोटल कर दिया, खत्म, दी एंड। लेकिन इसका एंडिंग देखो कैसा है, टोटल कर, उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, बाद में आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसमें तीन चीज आती है। तो तीन चीज का मुझे तुम्हें मतलब बताना पड़ेगा, फिर ही मैं सम चालू कर पाऊंगा। तो अभी मैं तुमको क्या सिखा रहा हूं, ये चीज सिखा दी तो अपने सम के लिए ओपन द्वार है, कभी भी सम लेके चालू कर सकते हैं, क्योंकि हर सम के एंड में लास्ट में करना पड़ता है ना। नाउ सी क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो सी मैंने गए चैप्टर में तुमको क्या बोला था, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कभी भी कोई इनकम को कमाने के लिए खर्चे होते तो डिडक्शन बोलते हैं। फर्क इतना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 था, इधर 16 है। लेकिन जब भी डिडक्शन वर्ड आता है ना, मन में क्या चलना चाहिए, हाँ यार इनकम कोई आसमान से थोड़ी टपकती है, कोई भी इनकम कमाने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है, खर्चा करना पड़ रहा है। एफर्ट तो चल साइड में गया, खर्चा तो करना पड़ता है ना, तो उन खर्चों का डिडक्शन होता है। और इधर सेक्शन क्या है, 16। बट अब सोचना, एक एम्प्लॉय के खर्चे क्या होते हैं,
सी जैसे इनकम फ्रॉम अदर्स हो, DW रामू का खर्चा था तो लेस कर देते थे, लेकिन अभी एक नौकरी करने वाले के क्या खर्चे होते हैं इसको मत देख। तो एक बार ऐसे ही सोच, आज तुम लोग भी कहीं जॉब करते हो, मान लो ना CA बन गए, जॉब चालू हो गई, तो हर महीने पगार मिलेगी, वो तो इनकम साइड है, खर्चा भी कुछ होगा ना। और खर्चा भी पर्सनल खर्चा नहीं गिन सकते, गवर्नमेंट भी क्या बोलती है, तेरी इनकम कमाने से संबंधित। जैसे इनकम कमाने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस जाएगा तो पगार आएगा। अब ये ऐसा नहीं बोला खाने पीने खाऊंगा तगड़ा रहूंगा तो मेहनत कर, सी खाना इज ऑन अ पर्सनल हेल्थ, वो तो तू जॉब भी नहीं करे तो भी खाएगा ना। सी एक्सपेंस भी क्या है, वो इनकम से एसोसिएटेड होना चाहिए कि वो एक्सपेंस करूंगा तो ही कमाऊंगा। तो हर एम्प्लॉय को रोज ऑफिस जाने का खर्चा है, वो खर्चा। फिर अगर कोई एम्प्लॉय कॉलेज में टीचर है, NM कॉलेज वगैरह में टीचर है, तो टीचर लोग भी कॉलेजेस में सैलरी पे होते हैं ना, तो उनको बुक्स खरीदनी पड़ती है, तो वो भी खर्चा हो गया। कुछ भी हो सकता है, मतलब ज्यादा खर्चे नहीं होते एम्प्लॉय के, खर्चे ज्यादा तो बिजनेसमैन के होते। मुझे देखो, बिजनेस क्या चालू कर दिया, कुछ ना कुछ, कभी स्टाफ का सैलरी देना है, कभी लाइट का बिल, कभी माइक खराब हो गया, ये खर्चा वो खर्चा, बिजनेसमैन के खर्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय के कुछ तो होते होंगे ना। तो कुछ तो मैंने बता ही दिया, रोज ऑफिस आने आने का खर्चा, और हर कंपनी वाले आने जाने के लिए पैसा देते भी नहीं है, अपनी जेब से करो। फिर कोई प्रोफेसर है कॉलेज में तो बुक्स खरीदने का खर्चा, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एक्सपेंस होते हैं ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया डिडक्शन। बट हर एम्प्लॉय का एक फिक्स्ड खर्चा होता ही है, अदर एक्सपेंस तो डिपेंडिंग अपॉन तेरा क्या जॉब है। जैसे जॉब टीचर जैसा जॉब है तो बुक्स भी खरीदेगा, तो ये देखो अदर एक्सपेंस तो डिपेंडिंग अपॉन तेरा क्या जॉब है। लेकिन हर एम्प्लॉय को प्रोफेशन टैक्स भरना पड़ता है। नाउ व्हाट इज प्रोफेशन टैक्स? इट इज अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। इधर प्रोफेशन वर्ड को लिटरली मत समझो, कितने लोग क्या वर्ड को प्रोफेशन हमने सुना है, डॉक्टर्स लॉयर्स, वैसा नहीं। एक्चुअली इसका असली नाम तो क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। प्रोफेशन टैक्स थोड़ा सूट नहीं हो रहा है, बनाने वाले ने क्या सोच के नाम बनाया है। एक तरफ तो प्रोफेशन मतलब चार्टेड लॉयर्स डॉक्टर्स उनको बोलते हैं ना, तो इधर तुम लोग वर्ड को लिटरली मत लो, एक्चुअली इट्स अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। जैसे तुम बेरोजगारी से रोजगार में आ जाते हो ना, टैक्स भरो। जैसे अभी तुम लोग बेरोजगार हो, यू आर अनएम्प्लॉयड, तुम्हारा कसूर नहीं है, पढ़ रहे हो ना, पर बोलने में तो तुम सब अनएम्प्लॉयड लोग हो, तो अनएम्प्लॉयड को नो प्रोफेशन टैक्स। बट जैसे ही तुम कोई काम धंधे पे लग गए, चाहे जॉब हो कि बिजनेस हो, तब तुम अनएम्प्लॉयड से क्या बन गए, एम्प्लॉयड। तब गवर्नमेंट बोलेगी अभी तो बड़ा हो गया है, अपनी जिम्मेदारी समझ, यू हैव टू पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स। और ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती, स्टेट गवर्नमेंट। तो इन शॉर्ट कोई पूछे व्हाट इज प्रोफेशन टैक्स, इट्स अ टैक्स विच वी हैव टू पे एज सुन एज वी बिकम एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड डजंट मीन जॉब, इवन इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर एम्प्लॉयड, यू कैन स्टार्ट योर ओन दुकान, दुकान बिजनेस, तो भी एम्प्लॉयड तो हो गया ना। तो जैसे ही तू अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बनता है, तुझे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और ये फिक्स्ड अमाउंट है। और नौकरी करने वाला अनएम्प्लॉयड है कि एम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयड होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट मांगती है, तो वो भी तो खर्चा हो गया। तो उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले दया खा रहे। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरी मोदी की सरकार हो, इनकम टैक्स वाले बोलते हो तू महाराष्ट्र वाला है, महाराष्ट्र वाला तुझसे मांगा होगा ना, ये क्यों मांगा, क्योंकि तू नौकरी कर रहा है, वो खर्चा भी चल लेस कर दे। वो लेस करके इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इट इज अ खर्चा लेस करने मिलेगा। लेकिन एक बात बोल, एक कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, साल का 2500 रुपया जितना, पूरे साल का, इट्स नॉट अ बिग डील। तुम लोग मनी मन सोच रहे दुनिया भर के टैक्स खोल रहे, लूट रहे ये लोग, अरे ये मामूली अमाउंट है। पूरे साल का अगर 2500 भरना, ये याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में देंगे हम, और क्वेश्चन में तो 1200 रुपये भी दे देंगे, 1000 भी दे दे, जो देंगे लेके करना। मैं खाली एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि 2500 जितना पूरे साल का है, नॉट अ बिग डील। और ये तो कितने लोग भरते भी नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ता है, मतलब इसका सिस्टम बहुत लूज है कंट्री में। पर जो भी है, भरने वाले को भरना पड़ता है, तो खर्चा है ना।
और वो बड़ा नहीं, मामूली अमाउंट है, बट जो भी है ये तुमको लेस करने मिलेगा। ये तो क्या लिखा है, डिडक्ट। जो क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला नहीं है, इट इज एन एक्सपेंस, जस्ट डिडक्ट इट। हाउ मच, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट द वे इफॉस में करते थे, कोई रॉयल्टी वॉयल्टी इनकम की हमने खर्चा दिया है तो माइनस कर दे। लेकिन इफॉस में तो क्या देंगे तो ना, ये तो देंगे ही, हर नौकरी करने वाले को प्रोफेशन टैक्स आता ही है, तो 99% देंगे ही, तो कर दो माइनस। अब रहा सवाल दूसरे खर्चों का। दूसरे खर्चे मैंने क्या बोले, रोज ऑफिस जाने का, फिर टीचर लोग का बुक का खर्चा, वो तो तेरी जॉब पे डिपेंड करता है ना। लेकिन इन खर्चों के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम तेरा खर्चा देखेंगे नहीं, तेरे को फिक्स्ड 50,000 का डिडक्शन दे देंगे, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिक्स्ड 50,000। क्योंकि सी, अगर गवर्नमेंट देखने जाएगी ना, ये बोल तेरा खर्चा कितना हुआ, तेरा कितना खर्चा होता है, तेरा कितना खर्चा होता है, तो लोग तो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, मेरी ऑफिस तो वाशी में, कभी बेलापुर जाता कभी वाशी, बहुत पगार अच्छी है मेरी, लेकिन बहुत खर्चे लगते। अरे बड़ा चढ़ा के बोलेगा रे, क्यों, ज्यादा खर्चा बजाए तो काटने मिलेगा, तो आंसर चौट हो जाएगा ना, तो चीटिंग करेगी। और गवर्नमेंट बोलती है हम लोग कोई लल्लू नहीं है, कोई लल्लू नहीं बनने वाले, लेकिन गवर्नमेंट एक एक से बहस करने का टाइम नहीं है। इससे गवर्नमेंट ने बोला तेरा खर्चा तेरे पास रख, हमको मालूम है तुम्हारे खर्चे होते हैं, तो उसका एक फिक्स्ड 50,000 माइनस करने मिलेगा। और कोई बोले 50,000 ज्यादा खर्चा नहीं होता तुम लोग का, शांति रखो, नौकरी करने वाले चुपचाप नौकरी पे आते, पगार आ जाती है, खर्चे कुछ नहीं होते, थोड़ा बहुत आने जाने का यहाँ वहां का, ठीक है, वो 50,000 में सब आ गया। तो सी, ये चार्ट क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय के चाहे 10 खर्चे हो, उन 10 में प्रोफेशन टैक्स की इज्जत करो, लेस कर दो, उसमें कोई फेंकने का स्कोप नहीं है। कोई बोले ना फेंक सकता है, झूठ बोले, इसमें क्या झूठ बोले, जो है वो है। लेकिन प्रोफेशन टैक्स, बाकी सब खर्चों में कोई फेंका फेंकी कर सकता है, इससे जाने दे, तेरा खर्चा तेरे पास रख, तेरे को माइनस करने देंगे फिक्स्ड 50,000, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, तो टेल मी, इधर फिर अपना आंसर कैसे वाइंड अप होगा बताओ। टोटल करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आ जाएगा, ये हर सब में करना ही है। माना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तुम्हारे खर्चों को सोच के दिया है, लेकिन डोंट थिंक क्वेश्चन में खर्चा होगा तो ही, क्वेश्चन में खर्चे नहीं भी दिए हो ना, तो भी कोई एम्प्लॉय बोले मेरा तो कुछ खर्चा ही नहीं होता यार, मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही करता हूं, तो भी ले मजा कर चल। मतलब तेरे खर्चे हो रहे नहीं हो रहे, कमती ज्यादा, फिक्स्ड 50, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स्ड। फिर एंटरटेनमेंट ऑल्सो सिखाई दिया था, वो वाहियात ट्रीटमेंट जो था, 1/5 और बेसिक सैलरी ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और प्रोफेशन टैक्स तो जो दिया माइनस कर दो। तो बस ये नीचे वाला पैच समझ गया ना, और ऊपर मैंने बेसिक अलाउंस सिखा दिया ना, उसके बेसिस पे तुरंत एक सम हो सकता है। ओके, तो सी, इसका एक सम ले रहा हूं मैं, लुक। ओके सी, इनकम फ्रॉम सैलरी में पहले मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूं। ओके, this question, don't worry, it will not have everything from this topic, it is basic salary or allowances. Okay, और बीच बीच में सम लूंगा नहीं ना, तो तुम्हारी थियरी पूरी गोल गोल हो जाएगी। तो सी, इधर क्या पूछा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। पिछले टॉपिक्स में क्या बोलते थे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इधर इनकम फ्रॉम सैलरी, इधर भी वो स्टेटमेंट बनाना है और लाइन से सबका एक एक करके इफेक्ट देना है। तो विल डू वन थिंग टू सेव टाइम, एक स्टेटमेंट बना के रेडी रखो, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसका इफेक्ट लिखते जाएंगे। अभी समझ रहे हैं इफॉस के बाद सैलरी क्यों लेते हैं, दोनों में सम सॉल्व करने का तरीका, पढ़ाई करने का तरीका सब सेम है। वो स्टेटमेंट बनाओ, टैक्सेबल एग्जाम एग्जाम वो सब करो, टैक्सेबल है तो आउटर कॉलम अमाउंट, एग्जाम हो तो लेस कर दो, पूरा एग्जाम हो तो डैश कर दो, सेम मेथड से चल रहा है टॉपिक। सी, ये सब्जेक्ट में ना सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब्जेक्ट कितना भी ज्ञानी आदमी गलत सीक्वेंस से पढ़ा देगा ना, हॉरिबल बन सकता है। रेडी विद द स्टेटमेंट।
मेरा भी रेडी है। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मैं तो सर लिख सकता हूं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनर कॉलम भी बनाना है और एक आउटर कॉलम, दो कॉलम बनाने पड़ेंगे ऐसे, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। रेडी, स्टार्ट। ये देखो पहला पॉइंट क्या है, बेसिक सैलरी। क्या डिसाइड करना, टैक्सेबल के एग्जाम, टैक्सेबल अमाउंट सीधा आउटर कॉलम। तो 18,000 पर मंथ है, पर मंथ, तो इंटू 12 करना पड़ेगा। करो इंटू 12। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट कम्स टू 2,16,000। ये बेसिक सैलरी हो गया। फिर ये देखो, अबे नहीं सुने, एक देखो ना, मैं कुछ कर रहा हूं, लुक यार। अलाउंस, 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 एचआरए भी अलाउंस से, मालूम है ना? तो पूरा सब अलाउंस से भरा हुआ है, उसके अलावा और कुछ डाल भी नहीं सकता, सिखाया ही नहीं मैंने। एंड में क्या मालूम है, ये एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस है, और शुरुआत में ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये उसकी कमाइयां हैं, इनकम से। सी ऊपर जो लिखा है ना, वो सब उसको मिल रहा है, बॉस से मिल रहा है, आ रहा है। और लास्ट के दो पॉइंट में क्या है, इनकम है कि खर्चे उसके? खर्चे, एक तो प्रोफेशन टैक्स, वो तो खर्चा ही होता है, और अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू जॉब, उसका तो मैंने बता दिया। प्रोफेशन टैक्स का खर्चा तो जो है वो माइनस कर दो, अदर एक्सपेंस तू तेरे पास रखा, उसकी जगह पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और वो तो उसका अदर एक्सपेंस नहीं भी हो तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो बोला कोई कोई लोग वर्क फ्रॉम होम करे, खर्चा ही नहीं है, तो भी 50,000 तो मिलता ही है। लेकिन फिर बाद में ये 43,000 दिख रहा है ना, इसका कोई एंट्री मत पास करना, इसकी जगह पे ही तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना 50,000। तो स्टार्ट करो। हाँ एक सेकंड वेट, हाँ तो मैं अलाउंस को अंडरलाइन क्यों किया, इन सब अलाउंस के लिए वो बोलते हैं ना, सब मर्ज की एक ही दवा है, मतलब सबका सॉल्यूशन एक ही है। टीसी हट टीसी उधर में ढूंढ, मिल गया तो एग्जाम, वरना टैक्सेबल। तो चालू करो, पहले डियरनेस अलाउंस, टीसी हट टीसी उधर में नहीं, तो टैक्सेबल, डायरेक्ट आउटर कॉलम। सी मैंने बोला हर सम में ना बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस आता ही है, क्योंकि हर नौकरी करने वाले को मिलता है। ये डियरनेस अलाउंस होता क्या है, ये सब एक्स्ट्रा नोट्स भी तुम लोग लिखा करो। इट इज एन अलाउंस गिवन टू फेस इन्फ्लेशन। और डियरनेस वर्ड क्यों आया, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती, चीजें कॉस्टली होती है, और कॉस्टली को डियर भी बोलते हैं, इट बिकम कॉस्टली एंड वेरी प्रेशियस, तो डियर हो जाता है, तो डियरनेस अलाउंस। फिर मेडिकल अलाउंस, मेरे को आंसर नहीं, सोचने का तरीका बताओ। टीसी हट टीसी उधर में ढूंढेंगे, वहां नहीं मिल रहा है, तो रिमेनिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। तो पूरा आउटर कॉलम कितना है, 600 पर मंथ, सो मल्टीप्लाई बाय 12, तो दैट कम्स टू 7,200। सी तुम लोग ब्रैकेट में इंटू 12 करके बताओ, मैं जगह कम होती तो कभी कभी नहीं दिखाता हूं। फिर कम्यूटेशन अलाउंस, टीसी हट टीसी उधर में है ना, कम्यूटेशन अलाउंस था, बट इट इज एग्जाम ओनली फॉर फिजिकली हैंडीकैप। हमारा एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड से बोला है, तो उसको क्यों हैंडीकैप बनाना है, फिर नॉर्मल एम्प्लॉय है, और नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। वो 3,200 पर मंथ था ना, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हुआ तो ही, और वो लिखना पड़ेगा सब में, नहीं लिखा है तो साधारण एम्प्लॉय है, फुल्ली टैक्सेबल। 1,200 है ना, मल्टीप्लाई बाय 12, कहां लिखूं,
आउटर कॉलम में ही देखो, टेल मी, अगर क्वेश्चन में बोला होता ये हैंडीकैप्ड है तो 3,200 रुपए तक माफ है, सी ऐसा लिमिट से इतने तक माफ, फिर हम लोग दे दे ले इसको तो 1,200 ही मिले, 3,200 तक माफ है तो 1,200 तो कम ही है ना, तो पूरा माफ हो जाएगा, डैश ही कर दो सीधा। हाँ अगर 4,000 मिलता तो 3,200 माइनस, पर मंथ, मतलब समझ जाओ ना, वो मैं डायरेक्ट फिगर से पर मंथ में ही बात कर रहा हूँ, 4,000 पर मंथ होता 3,200 पर मंथ लेस करते, लेकिन 1,200 ही मिला तो 3,200 के अंदर ही है ना। से हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट ने लिमिट्स बनाई है, उससे ज्यादा नहीं, कम हो तो कम लो पूरा ही माफ, ज्यादा होगा तो ऊपर का टैक्सेबल, लेकिन ये कब करता है हैंडीकैप्ड होता तो इधर तो पूरा ही टैक्सेबल है। फिर टेलीफोन अलाउंस, सोचने का कैसे बताओ, टीसी हट टीसी उधर, और उसमें ये नहीं है तो टैक्सेबल नहीं था ना, टीसी हट टी क्या था, तो एक ट्राइबल था और एक थी ट्रैवलिंग था, टेलीफोन नहीं था कुछ, तो ये आउटर कॉलम में कितना है, 600 इंटू 12, 7,200 आ गया। टेलीफोन अलाउंस डन। फिर लंच अलाउंस, सोचोगे कैसे, टीसी हट टीसी उधर, तो टीसी हट टीसी उधर में ये है नहीं, तो अपने चार्ट में वो रिमेनिंग अलाउंस में आ गया, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन वेट, अमाउंट स्पेंड दिया है, तो सुनो मैं देखो कैसे बोल रहा हूं, अमाउंट स्पेंड किधर काम आता है, टीसी उधर एंड नॉट इधर। क्या बोला, अमाउंट नहीं, अमाउंट स्पेंड काम आता है, लेकिन टीसी उधर वाले अलाउंस में। अरे मैंने टीसी उधर का क्या सिखाया था, जितना स्पेंड उतना एग्जाम, तो मेरा बोलने का स्टाइल देखा, अमाउंट स्पेंड किधर काम आएगा, टीसी उधर एंड नॉट इधर, तो इधर दिया है तो तुम्हारा मन भटकाने के लिए, कंफ्यूजन के लिए दिया है, जस्ट इग्नोर इट। ये दो क्या लिख रहा हूं, हट इग्नोर, कंफ्यूजन के लिए दिया है। अपने तो क्या ये फुल्ली टैक्सेबल है, सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे, तो करो 1,000 इंटू 12, 12,000। टेल मी, अगर ये लंच अलाउंस के बदले कोई टीसी उधर में से होता तो यूनिफॉर्म अलाउंस जैसा कुछ ऐसा, हाँ तो जितना स्पेंड उतना एग्जाम, फिर अंदर लिखता, फिर लेस एग्जाम अंडर 10, 14, इसका सेक्शन पता है कि नहीं, इस चैप्टर में 2 ही सेक्शन है, 3 सॉरी, 10, 14, 10, 13 ए HRA और 16 था, 16 सेक्शन पे ट्रैक रखना, याद भी करना होता है। डिडक्शन का 16 था, सब अलाउंस जो एग्जाम है टीसी और टीसी उधर है 10, 14, HRA 10, 13 है। एनीवेज ये तो लंच अलाउंस तो पूरा ही टैक्सेबल है। आगे देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये टीसी हट टीसी उधर में आता है, तो ये टीसी उधर का टी था, और इधर रूल क्या है, जितना स्पेंड उतना एग्जाम, और कितना स्पेंड दिया है तो उतना माइनस कर देंगे। सी बार बार है ना, मैं देखो नॉलेज ये यूज कर रहा हूं, ये भूलना मत, मेरे दिमाग में लगातार ये चीज चल रही है, इसमें है कि रिमेनिंग वाला है, वैसे डिसाइड करना। तो अभी अपने को ट्रैवलिंग अलाउंस भटका, और इसका देखो मैंने इधर क्या लिखा था, जितना स्पेंड उतना एग्जाम है ना ट्रैवलिंग के लिए, तो एक सेकंड कितना था, 14,400 ना, सही लिखा है मैंने, देखो सेक्शन सही लिखा है, 10, 14, सभी टीसी हट टीसी उधर में 10, 14 ही है, खाली HRA को छोड़ दो, HRA 10, 13 ए, तो आउटर कॉलम 6,400। देन हाँ, अभी सब लोग रुक जाना, एकदम लंबी खामोशी चाहिए मेरे को, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस, ये दो चीज कभी भी आई ना, मैं जैसे बोलूं वैसे ही प्रेजेंट करना, थोड़ा भी अपनी होशियारी में अलग स्टाइल में करने गए ना,
सिली मिस्टेक का फुल चांस है। क्यों? क्योंकि इधर डबल लिमिट है, अमाउंट पे लिमिट 100, बच्चों पे लिमिट 2, तो थोड़ा चांसेस है कि सिली मिस्टेक हो सकती है। इसे सी मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, वैसे करना है। लुक, सबसे पहले ना देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिख देंगे, फिर डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ इंटू डैश चिल्ड्रन, ऐसा डैश डैश करके बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है देखो, पढ़ो, पर मंथ, पढ़ के बता, पर मंथ पर चाइल्ड इंटू मंथ्स, पर मंथ है तो इंटू मंथ होगा ना, फिर इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये पहले क्वेश्चन से लिखेंगे पहले, हा? फिर ऐसे लिखने का, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन क्या था 1014, फिर दोबारा ये दोहराएंगे, डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ इंटू डैश चिल्ड्रन। दो दो बार क्यों लिखा लू मैं? ऊपर में क्वेश्चन से डालूंगा, नीचे रूल के हिसाब से डालूंगा। तो तुम लोग ऐसे लिख दो, पहले ऐसा स्ट्रक्चर बना दो, अमाउंट बाद में भरेंगे, पहले ब्लैंक रखो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसा ही रखो, देखो मैं सामने रखा है, मिटा नहीं रहा हूं यहां से। राइट प्रॉपरली, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अमाउंट लिखने की कोशिश मत करना अभी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। फिर नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में देखो, डैश, पहले डैश करो, डैश एग्जाम तो बाद में ना, पहले डैश पर मंथ पर चाइल्ड, पीएमपी से समझता है ना, पर मंथ पर चाइल्ड, फिर इंटू डैश एम मतलब मंथ, फिर इंटू डैश सी, फिर ब्रैकेट बंद हो गया। फिर अगली लाइन में क्या लिखा, लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1014, फिर उसमें वही स्ट्रक्चर वापस, डैश पर मंथ पर चाइल्ड इंटू डैश मंथ्स इंटू डैश चिल्ड्रन। अब खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऊपर क्या लिखें, क्वेश्चन से देख के लिखना है। क्वेश्चन में क्या दिया था बताओ, 90 पर मंथ पर चाइल्ड। कितने लोग तो इधर ही चलो, सर 100 का रूल था ना। अरे रूल बाद में दिखा ना तू यार, पहले जो सम में दिया वो लिखेगा ना। लेस वेस करते टाइम अपना दिमाग लड़ा तू, चालू ही हो गया पहले अपने रूल से। पहले क्वेश्चन में जो दिया उसको इज्जत पूर्वक लिखना यार, जो दिया है लिख। तो क्वेश्चन में कितना दिया है, तो ये देखो 90 दिया है पर मंथ पर चाइल्ड में, फिर मंथ्स तो 12 ही होते है ना, फिर बच्चे कितने हैं इधर, ये समझ, दो का दो, रूल बाद में लगा, पहले क्वेश्चन में जो दिया है लिख। तो 5 बच्चे, तो मल्टीप्लाई करके इनर कॉलम में लिख दो अमाउंट। कितना आया 90 इंटू 12 इंटू 5 कितना है 5004 है, ये इनर कॉलम है। अब अपना नॉलेज दिखाओ, मैंने क्या सिखाया था, 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो अभी नीचे जो ब्लैंक्स बने उधर क्या लिखो बताओ, नहीं ना, मैक्सिमम 100। गवर्नमेंट जो भी लिमिट बना रही है ना, उसका मतलब है उससे ज्यादा नहीं चलेगा। कम हो तो कम लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा हो कि कम हो, कम तो कम ही लो ना, 90 है तो 90। सी पर मंथ पर चाइल्ड 100 माफ कर रही है ना, तो ये बोला मुझे तो 90 ही मिला, बच्चों को बाद में देख। अमाउंट तो पर मंथ पर चाइल्ड तो 90 ही मिला है, जो 100 की लिमिट में, तो 90 तो पूरा ही काउंट होगा। सी नीचे अगर 100 लिख दोगे गलत हो जाएगा, आंसर बोले नेगेटिव नहीं आने वाला अपना, क्योंकि बच्चे तो 2 ही लेंगे ना अपने। बट यू हैव टू बी केयरफुल, यू कैन नॉट राइट 100, योर आंसर विल गो रॉन्ग। फिर इंटू मंथ्स तो 12 है। हाँ, चिल्ड्रन में मैक्सिमम 2, कम हो तो कम लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। इधर ज्यादा है 5, ज्यादा हो गया,
लिमिट में रहो, तो 2 ही आएगा। ये सब सही तरीके से कब होगा? मेरी स्टाइल से करोगे तो। इधर कोई अपनी स्टाइल में घाय में किया हो ना, पक्का 100 लेके आया होता, और उसको हिंट भी नहीं मिलता रॉन्ग है उसका। 100 लेके करो, क्या आता है आंसर? 100 इंटू 12 इंटू 2 बच्चे करके देखो, तो ऊपर अपन अंदर के कॉलम 5400 लिखे थे ना, फिर माइनस 2400, तुमको रियलाइज भी नहीं होगा रॉन्ग किया तुमने। इससे बेस्ट क्या है, पहले पर मंथ पर चाइल्ड, मंथ इंटू चिल्ड्रन क्वेश्चन से बना दो, फिर नीचे, और नीचे हमेशा मेरा ही डायलॉग याद रखना, मैं बहुत बोलते रहूंगा ये, कम हो तो कम लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। तो अगर क्वेश्चन में कुछ 80 90 70 है, उतना ही लो, लेकिन 500 600 800 होता तो 100 लो, और बच्चे भी उसके एक ही होते तो एक ही ले नीचे। कितने लोग तो क्या करते, एक बच्चा है तो ऊपर एक ले, नीचे 2 लिख देते, 2। अरे 2 मैक्सिमम है, अगर उसका है ही एक बच्चा तो लेस में भी एक बच्चा आएगा ना। ये देखो मैंने कैसे पेश किया है, पहले मुझे दिखाना नहीं था ना, इसलिए। ये देखो, ये इसका फाइनल रूप है। आउटर कॉलम में कितना आया? 3240। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट ये था, इधर मुझे, मैं तुमको बताते आ रहा हूं, इससे रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन पक्का तुम लोग 100 रुपया लेके करते इधर। यही प्रोटोकॉल उधर भी फॉलो करना, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ओके, बट उधर क्या है, 100 के बदले 300 की लिमिट है, लेकिन सिस्टम वही है, अगर कम हो तो कम लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। फिर ये पागल जैसा ट्रीटमेंट जिसका है ना, तो इसका ये देखो माइंड में ऐसा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऐसा वाला सीन। प्राइवेट है तो सिर्फ ऊपर। तो ये कौन है, कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लिखा नहीं है, तो ऐसे ऐसे आएगा कि सिर्फ ऐसे, सिर्फ ऊपर। तो लिख दो, अभी ऊपर का ही स्टेज है ना, ये लिख दो। लास्ट में डिडक्शन के टाइम ठेंगा, अभी जो है लिख दो, कितना है? 1500 पर मंथ, 100 इंटू 12 करेंगे तो 18,000 अभी लिख ले, लेकिन एंड में टोटलिंग के बाद जब आएगा तभी नहीं लेंगे। हा? नहीं तो पता है 1/5 तो बेसिक सैलरी वाला वो फॉर्मूला था, दैट इज इफ द क्वेश्चन इज ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर और क्या है सब में? हेल्पर अलाउंस। ये किधर आता है? टीसी हट, टीसी उधर, धर धर एच था, उधर में था ना, तो उसमें क्या रूल था? जितना स्पेंड उतना एग्जाम। तो कितना स्पेंड है? अरे मुझे इधर ब्रैकेट में स्पेंट अमाउंट देना चाहिए था, नहीं दिया। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, स्टाइल होता सम बनाने का, नहीं देने का, बोल क्या करेगा? तो ऐसे में क्या करोगे? पूरा स्पेंड अज्यूम करो, अज्यूम पूरा स्पेंड। क्यों मालूम है? रियल लाइफ में वैसे भी टीसी उधर कमाने वाले यही बोलते हैं हमारा खर्च हो गया पूरा, बता था ना आज मैंने। और दूसरी बात, अगर खर्चा नहीं होता ना तो बॉस टीसी उधर वाले अलाउंस देता भी नहीं फिजूल में। टीसी उधर किसके लिए? यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म लगता है तो ही देता होगा ना बॉस भी। तो खर्चा तो जरूर हो रहा है, क्योंकि दीज आर नॉट टाइम पास के लिए दिया हुआ, ये ऑफिस के जरूरी कामों के लिए, तो खर्चा हुआ वो नक्की है। अब अमाउंट नहीं दिया तो वी हैव गॉट नो ऑप्शन बट टू अज्यूम पूरा स्पेंड। तो अंदर लिख के पूरा ही माइनस कर दो, अज्यूमिंग फुल्ली स्पेंड। तो याद रखना, कहीं पर ऐसे लिख दो, अभी के भी लिख दो, भूल जाएंगे तो। इफ अमाउंट स्पेंट, टॉप मार्जिन में लिख दो, इफ अमाउंट स्पेंट is not given for TC उधर, TC उधर की स्पेलिंग ढंग से लिखना, ये तो वैसा है। मैं अभी चेक करूंगा ना कितने लोगों ने ऐसा भी लिखा होगा, उधार। ऐसा नहीं है, ये है ही नहीं। मैं देख रहा हूं ना, 25 साल से ज्यादा हो गया ये काम करते करते। टीसी उधर, तो हमें नोट दे रहा था, क्या लिखा? इफ अमाउंट स्पेंट इज नॉट गिवन फॉर टीसी उधर, देन अज्यूम फुल्ली स्पेंट, देन अज्यूम फुल्ली स्पेंट।
एक बार फटफट टीसी उधर का फुल फॉर्म लो जल्दी। ट्रैवलिंग, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली, हेल्पर, रिसर्च। डेली अलाउंस क्या था? आउट स्टेशन जाते तो होटल विटल वो सीन याद है ना, वहां होटल वोटल डे टू डे खर्चों का डेली अलाउंस। इसको इससे मत लो सर, लास्ट चैप्टर में भी था ना एमपीएमएल का डेली अलाउंस। सी डेली एक जनरल डे टू डे खर्चों के लिए। इस चैप्टर में डेली मतलब जब आउट स्टेशन जाता है नए शहर में तो वहां के डे टू डे खर्चों का डेली अलाउंस। फिर किधर थे हम? हेल्पर अलाउंस। अरे हाँ, तो वेट, लिखना कैसे? लिखना बाकी है इसका। ये देखो कैसे लिखा है, देख जल्दी देख मैंने क्या किया है। पूरा ही माइनस कर दिया, देखा? अंदर के कॉलम में 10,800। तुम लोग नोटिस करो लेस करते टाइम क्या लिख रहे हैं? एग्जाम सब अलाउंस का सेक्शन 1014 है, खाली एचआरए का 1013 है। पूरा माइनस, आउटर कॉलम नील। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में क्या है? एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। सी एचआरए मैंने आज स्टार्ट किया था, तुम लोग शुरुआत में एक बात बोली, तुम लोग सुने नहीं थे। अगर एम्प्लॉय के पास अपना खुद का घर है, भाड़ा वाड़ा नहीं भर रहा है तो टैक्सेबल है। तो चेक करो रेंट भर रहा है कि नहीं, पहले भर रहा है कि नहीं भर रहा है, कितना भर रहा है? 56,000। तो रेंट भर रहा है तो एचआरए का एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, तो वो चेक करना पड़ता है। तो ठीक है, इधर तो एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा, वो भी मुंबई में भर रहा है, मेट्रो सिटी, तो 50% वाला फॉर्मूला है ना। तो सी इसको कैसे प्रेजेंट करना है? इसका बेटर क्या हो, वर्किंग नोट बनाओ कि इधर क्या है स्टेटमेंट के अंदर वो फॉर्मूला लिखेंगे ना, खिचड़ी हो जाएगा। हाँ, एक बार तुम लोग अच्छे ट्रेन हो जाओगे ना, फिर डायरेक्ट इधर स्टेटमेंट में वर्किंग कर दो चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैं तुमको वो नहीं करवाना चाहता, वर्किंग नोट करो। ये देखो मैंने कैसे इसका नोट बना के रखा है। तो सी इधर क्या करोगे, पहले एचआरए इनर कॉलम में लिख दो, करो इतना। हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया क्वेश्चन में? देख 6,000 पर मंथ ना, क्वेश्चन में देखो 6,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 72,000। तो पहले इनर कॉलम में आ गया हो। फिर लेस क्या लिखूं? अरे बोल, मैं बोलूंगा ही नहीं। लेस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1013 है। सी ये सब एग्जामेशन है, एग्जाम अंडर सेक्शन 1013 है। तो लिखो और ब्रैकेट में लिख देना नोट 1। पहले लिखना लेस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1013A और इन ब्रैकेट नोट नंबर 1। एंड फिर इधर है ना 5-6 लाइन छोड़ दो। 5-6 क्योंकि अभी सब में कुछ बचा ही नहीं ना, एंड में आ गए, तो जो भी थोड़ा बहुत आएगा 5-6 लाइन में हो जाएगा। तो 5-6 लाइन छोड़ के आ जाओ नोट नंबर 1 में। ये नोट नंबर 5-6 लाइन छोड़ी ना, ठीक है, ज्यादा छोड़ा चलेगा ना। 5-6 लाइन छोड़ के बाद में नोट नंबर 1, हेडिंग क्या लिखा है? एग्जेम्पशन फॉर एचआरए। तुम लोग अच्छी तरह नीटली लिखो, पूरा लिखना, एग्जेम्पशन फॉर एचआरए। तो अपना फॉर्मूला क्या था? या 50% या 40% पहले सिलेक्ट करो, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से शहर में। ये तो मुंबई है तो 50। और पता है 50% सैलरी का मतलब क्या बताया था मैंने? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, टर्नओवर कमीशन। ये बोला था मैंने, याद है ना? आज का तो ये फ्रेश है ना याद? तो ऐसे ही लिखो तुम लोग, 50% ऑफ, ब्रैकेट बना के लिखो, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस टर्नओवर कमीशन। सी डीए ना बहुत फेमस शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में डीए लिख के भी आगे चल जाता है। हाँ, बाकी तो क्या हम लोग अपने मन से शॉर्टकट में कभी कभी घाई में लिखते हैं ना, वो अवॉइड करना। बट डीए इज अ वेरी फेमस शॉर्ट फॉर्म। आज किसी को बोलोगे ना डीए, हाँ डियरनेस अलाउंस पता है,
It's a popular short form. You can write DA also. फिर सब्सटीट्यूट करना फिगर, बेसिक सैलरी सब में कितना है? अरे यहां से देखो ना, बनाया ना हमने, ये सब तो पड़ा इधर। सी मैंने एक स्टेटमेंट बोला सुना था, हमारे मेन आंसर में सब आइटम डालना है, और वर्किंग में 3 आइटम खाली, बेसिक, डीए, टर्नओवर कमीशन। तो ये देखो बेसिक ये रहा, अरे मिट गया मेरा, बेसिक ये रहा, डीए ये रहा, टर्नओवर कमीशन क्वेश्चन में है ही नहीं, है ही नहीं तो जान दो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, होता तो लेते, नहीं है तो छोड़ दो। तो 2,16,000 और 60,000, सही किया ना मैंने? तो इसका 50% कितना आया? 1,38,000, ये एक अमाउंट हो गया। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एचआरए का एक्चुअल अमाउंट कितना मिला उसको? वो तो ये देखो 72,000 मिला था ना इधर एचआरए का, वो एक्चुअल अमाउंट हो गया। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस टीसी। तो सब्स्टिट्यूट करो, रेंट पेड कितना है? कितना था रेंट पेड? ये तो 56,000 का रेंट भर रहा है, तो ये 56,000 हो गया। और उसका बेसिक डीए टर्नओवर कमीशन कितना था? ये देखो ऊपर निकाला था ना, 2,76,000 था, उसका 10% 27,600। इसका मतलब क्या ना, ये देखो, ये आदमी को अगर 27,700 सॉरी 27,600 अगर रेंट में डालना पड़े तो कोई बड़ा बात नहीं है, पगार का 10% तो डालेगा ना। लेकिन वो बोल रहा है भाई मेरा तो 56,000 जा रहा है ना, तो एक्स्ट्रा तो भरा हुआ चुभ रहा है ना, तो चुभन कितनी है? तो जितना उसको बर्डन है उतना गवर्नमेंट रिलीव कर देगी। बट ये गवर्नमेंट की 50% लिमिट से आधा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो अपना 1,38,000 का लिमिट बनाया 50% में, और उसका बर्डन तो कुछ भी नहीं है। एनीवेज एक लेवल का सीधा विचेरिस लेस कर दो अभी। ये देखो 1 2 3, छोटा कौन है? 28,400। तो बॉक्स में सिलेक्ट कर दो और ये एरो बनाने का इधर विचेरिस लोअर बताने का। ये देख सही है सा, आउटर कॉलम में एचआरए कितना आ गया? 43,600। फिर क्या था सामने अभी? बस सी एक चीज नोटिस की, तुम लोग नोटिस करना, 11वें पॉइंट तक है ना, इनकम ही इनकम था, इनकम ही इनकम सब मिल रहा था। अब लास्ट 2 पॉइंट में कुछ मिल रहा है कि खर्चा हो रहा है? खर्चा हो रहा है। और खर्चों का नियम क्या था? प्रोफेशन टैक्स माइनस करो, बाकी सबके बदले स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन अभी टोटलिंग करना पड़ेगा ना, फिर टोटलिंग करते तो क्या लिखते उधर? ग्रॉस सैलरी लिख दो, पढ़ो मैं टोटल किया, जल्दी करो, कुछ और करना है फिर। ग्रॉस सैलरी टोटल कितना है? 388,040 ग्रॉस सैलरी। $3,88,040, दिस इज माई ग्रॉस सैलरी। फिर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, क्या लिखना है वो भी नोटिस करो। फिर उसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हर सब में लेना ही पड़ेगा। तुम क्वेश्चन में रहा मत देखना उसका कुछ खर्चा हुआ है कि नहीं, हुआ हो कि नहीं हुआ हो, फिक्स्ड 50,000 लेस करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस है ना, एक बार शो के लिए लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ता है। सीक्वेंस वही रखो ना, सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ चलेगा। मैंने कैसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा है, वो पहले क्यों? क्योंकि वो तो कंफर्म आता है ना, बाकी ऊपर नीचे हुआ तो चलता है।
तो अपने यही फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर प्रोफेशन टैक्स। ऑर्डर का ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे चलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने क्या किया, नील। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम होता तो फॉर्मूला लगाता 1/5 इंटू बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5,000 विच इज लोअर। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है। और प्रोफेशन टैक्स कितना है, वो तो क्वेश्चन में दिया था ना 2500, कर दो लेस जो दिया था वो। ये तो जो दिया है वो लेस कर दो, नहीं दिया होता तो छोड़ देना, डैश। आंसर 335540, 335540, 335540। ओके नाउ लुक हियर, ये देखो अपने चैप्टर का स्टेटस चेक करो, हो गया टोटल 335540 था। जैसे आगे बढ़ते हैं अपने को इस पे ट्रैक रखना चाहिए ताकि पूरा टॉपिक अपने कंट्रोल में लगना चाहिए। तो सी बेसिक सैलरी अलाउंसेस करने के बाद मैंने सम करवा दिया। ओके, अब है ना बेसिक सैलरी की थियरी में एक पॉइंट बाकी है। पहले तो मैंने क्या बताया, तो टैक्सेबल है बस, लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट है वो मैं पढ़ाऊंगा अभी। फिर मैं जाऊंगा प्रोविडेंट फंड की तरफ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, बेसिक सैलरी का एक अच्छा पॉइंट। तो सी, तुम लोगों ने सुना होगा कि रियल लाइफ में बॉस लोग बहुत बार अपने को पगार देते हैं तो कुछ काट पीट के नेट देते हैं, नेट सैलरी में से कुछ काटते हैं ना। बोलने के लिए क्या बोला था, तेरा महीने का सैलरी 25,000 होगा, लेकिन महीने के एंड में चेक मिलता है तो 22,000, 21,000। तो कंपनी वाले कुछ चीजें कट करते हैं, तो उसको लेके थियरी है। तो सी माय क्वेश्चन इज व्हाट यू नो, अगर तुम्हारी बेसिक सैलरी में काट पीट के तुमको नेट अमाउंट दिया हो तो अपने को स्टेटमेंट बनाते टाइम नेट लिखना है कि ग्रॉस, ये पॉइंट पे डिस्कशन होगा। सो माय सैलरी वाज सम एक्स अमाउंट, फिर कट 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 करके मेरे को नेट अमाउंट दिया है, तो स्टेटमेंट में नेट लिखना है कि ग्रॉस। तो सी वो विद एग्जांपल बात करेंगे तो आई कैन कन्विंस यू। पहले मुझे ऐसा माहौल बनाने दो कि उसकी पगार से कुछ कट रहा है, क्यों कट रहा है ये देखो। ऐसे मान लो कि एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 2 लाख था, ये पूरे साल का ही लिखा है मैंने, बेसिक सैलरी 2 लाख था, और कंपनी ने क्या किया, उसकी पगार में से 10,000 काटा, 20,000 काटा, टोटल 30,000 काटा है। क्यों मालूम, ये देखो सबसे पहले तो हर कंपनी में प्रोविडेंट फंड का कल्चर होता है। मीन्स तुम्हारी सैलरी में से कुछ अमाउंट काट के है ना साइड में रखते हैं और वो जमा करके तुम्ही को देंगे, बट कब, रिटायरमेंट के वक्त। और एक कंपलसरी तुम्हारी पगार से काटते ही है, तुमको भले बुरा लग रहा होगा लेकिन ये काट काट के जमा करे तेरे भविष्य के लिए। अभी तो जवानी में नौकरी करके कमा रहे, बुढ़ा होगा तो तेरा कौन ख्याल रखेगा, बच्चे भी फेंक देंगे तेरे को। इससे कंपनी वाले क्या बोलती है कि तेरे को हर सैलरी में से थोड़ा कटवाना पड़ेगा, बुरा मत लगा, इट इज ऑल फॉर यू, और ये सब तुझे मिल जाएगा रिटायरमेंट पे, जब बुढ़ापे में तुझे पैसों की जरूरत होगी। तो ये देखो ड्राइंग में क्या दिखा है, लुक, ये 10,000 कटा, कट के कहा गया प्रोविडेंट फंड में, एंड फिर वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा कभी, एक सेकंड, आर क्या लिखा है, रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएगा। तो ये तो हर कंपनी में होता ही है। फिर ये 20,000 क्या है, लोन। मतलब ऐसे इमेजिन करो, एम्प्लॉय ने बॉस से लोन मांगा होगा, जैसे एम्प्लॉय को कुछ पैसे की जरूरत थी तो बॉस को ना, बॉस बॉस थोड़ा उधार दो ना, मैं चुका दूंगा, मेरी पगार में से काट लेना। तो कितने लोग लोन लेते हैं लेकिन उसको चुकाते कैसे, अपनी पगार से कटवा के। तो बॉस से बोला ठीक है अभी तुझे पैसों की जरूरत है, मैं लोन दे देता हूं, एंड फिर हर साल तेरी पगार में से मैं 20,000 काटूंगा। इंस्टॉलमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी टुकड़े टुकड़े में कटवाएगा। लोन तो उसने 5-10 लाख का लिया होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सैलरी में से कट करवा रहा है। तो अगर वो सैलरी में से कट होगा तो तेरे सैलरी तो कम हो जाएगी ना हाथ में। इसको बोलते हैं टेक होम सैलरी। ये पॉपुलर वर्ड है, क्या बोला, टेक होम सैलरी। मतलब कॉर्पोरेट्स लोग ऐसा बोलते हैं, योर टेक होम सैलरी विल बी 1,70,000। ओके, अब बताओ इसमें स्टेटमेंट में कौन सा अमाउंट लूं मैं, ये कि ये, और मेरे को विद रीजन चाहिए।
एक नजरिए से ऐसा लगता है या मेरे को तो हाथ में 1,70,000 ही मिला ना, तो जितना मिला उतना ही मैं स्टेटमेंट में डालूंगा ना। और दूसरे नजर से लगता है नहीं भाई तेरी सैलरी तो 2 लाख है ना, तो जो है वो डालेगा। अरे तो ग्रॉस डालने के नेट, तो सी वी हैव टू ऑलवेज टेक दी ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट लेना है। अब क्यों? अभी तो एकदम वो स्टूडेंट को डाउट क्या आएगा, सर सैलरी मेरी 2 लाख है लेकिन हाथ में तो खाली 1,70,000 ही आया, तो फिर मैं अपने स्टेटमेंट में 2 लाख क्यों लिखूं? तो सी इसका जस्टिफिकेशन देखना, ये लुक हियर, ये देखो 2 लाख का ब्रेकअप देखना इधर। टेल मी 2 लाख में से 1,70,000 तेरे हाथ में आया है, 10,000 क्या गया, कहां गया? प्रोविडेंट फंड में। 20,000 से तूने लोन चुकाया, और मैं तुमको प्रूव करूंगा एम्प्लॉय ने तीनों अमाउंट का मजा लिया है। और जब मजा तीनों अमाउंट का है तो सजा भी तीनों अमाउंट पे आएगी। और तुम लोग खुद मानोगे ये 3 अमाउंट कौन से ये दिख रहे, 1 2 3, तीनों का मजा मिला है। कैसे वाले देखो, 1,70,000 तो अभी हाथ में आया है, तो हाथ में आया तो उसका तो मजा है ही, उस पे तो टैक्स आएगा, कोई शक नहीं है। हाँ 10,000 रुपया तेरे हाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? प्रोविडेंट फंड में, वो तुझी को मिलेगा। कोई बोले मिला तो नहीं, अरे मिला नहीं तो मिलेगा तो तुझी को ना। नहीं जब मिलेगा तब देखेंगे, मिलेगा तब देखेंगे नहीं। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस। फिर 20,000 के लिए एम्प्लॉय कंप्लेन क्या करेगा, ये तो हाथ में ही नहीं आया, बॉस ने काट डाला। क्यों काटा? तूने लोन लिया था ना, लोन के मजे लिए ना। जब तूने लोन लिया था उस वक्त टैक्स नहीं मारा क्योंकि वो तेरी लायबिलिटी थी। इनकम टैक्स इनकम पे, लायबिलिटी पे नहीं होता है। नोटिस कर, जब उसने लोन लिया था ना तो लोन को इनकम ना मान के टैक्सा भी नहीं, लेकिन अब तो तेरी इनकम में से कटा है तो अब तो टैक्स भरेगा। लेकिन ये हाथ में ही नहीं है, अरे हाथ में आया था, तू मजा ले चुका है। सी अपने को ये नहीं पढ़ना है कि सर एम्प्लॉय की पगार में से और क्या क्या काटते हैं, ये सब थोड़ी तुमको पढ़ना होता है। वो तो हर कंपनियों के अलग नियम होते हैं। एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट सपोज टू नो के पगार में से क्या क्या काटते हैं, और भी कई चीज काटते हैं। सी मैंने तो खाली 2 चीजों का एग्जाम्पल लेके ऐसा माहौल बनाया, देख उसकी पगार से ये काटा ये काटा, जो भी काटा। बॉटम लाइन क्या है, अपने को कटेली सैलरी स्टेटमेंट में डालनी के ग्रॉस, ग्रॉस। और ये लोग शाणे लोग क्या करते हैं, ग्रॉस अमाउंट देंगे नहीं, बोलेंगे उसकी पगार काट पीट के 1,70 है, फिर बोलेंगे उसकी पगार से ये काटा दो वो काटा दो ये काटा दो वो काटा दो, तो क्या करेंगे? एड बैक कर दो, एड बैक। क्यों? अपने को सब में नेट फिगर दिया होगा, नेट मतलब नेट, तो अपने सब चीजों को जोड़ देंगे आपस। हाँ सब में जरूर बताएंगे उसकी पगार से क्या क्या काटा है, और वो देख के ऐड कर देना। तो आज हमने नई बात सीखी, क्वेश्चन में बेसिक सैलरी अगर नेट दी हो तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करके ग्रॉस अमाउंट लिखने का, ये नॉलेज अभी हम लोग ने इधर तो यूज नहीं किया, ये सम किया था। इस सम में कुछ नहीं बोला तो गिवन फिगर इज ग्रॉस, कुछ नहीं दिया था ना। लेकिन वक्त आने पे वैसे भी सम देखेंगे, दिखाई देता चलो रहा नहीं जा रहा मुझसे भी, नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वो दूसरी जगह चलो आएगा वैसा सम भी। मतलब कोई कोई सम में ऐसा नेट करके दिया होता तो वी हैव टू ग्रॉस अप। एक से ना मैंने तुमको नोट्स लिखने को देता हूं ना रोज, तो कल मैं तुमको एक चीज बोलना भूल गया था कि बेसिक सैलरी के बाद है ना इतना लिखने की जगह रखना, क्योंकि सी ये देख जल्दी सीन देख, बेसिक सैलरी के बाद अलाउंस आता है, ये सब तुम लोग लिख चुके ऑलरेडी। लेकिन मुझे ये बोलना रह गया था कि बेसिक सैलरी के बाद कुछ जगह छोड़ना, तो जगह छोड़ी होती तो अच्छा है, नहीं तो अभी मैनेज करो और क्या। अगर है तो इतना लिख देना, ये देखो इधर ही लिख देता ब्रैकेट में, देख क्या लिखा है, ग्रॉस अमाउंट स्टेटमेंट में डालना है। ओके नाउ लुक, जल्दी देखो जल्दी, नेक्स्ट क्या है, प्रोविडेंट फंड की थियरी चालू हो रही है।
ये अगेन एक लंबी थियरी, पूरी तो नहीं खत्म होगी लेकिन चालू जरूर कर सकते हैं। सी अभी तुम लोग बोले सर प्रोविडेंट फंड तो आपने बताया था ना, अरे ये तो बहुत हल्की बुल्की चीज बताई थी। प्रोविडेंट फंड में लंबी कहानी है, देखो लुक, प्रोविडेंट फंड की थियरी चालू हो रही, ओके? सुनो, कभी भी बड़ी थियरी होती है प्लान बताना पड़ता बच्चों को। सी प्लान क्या है, पहले मैं प्रोविडेंट फंड का मीनिंग बताऊंगा, मीनिंग, फिर टाइप्स, फिर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। 3 हिस्से में मेरी थियरी जाएगी, मीनिंग, टाइप्स, फिर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अंत में घूम फिर के वही रामायण है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। लेकिन पहले मीनिंग, तो मीनिंग के लिए ड्राइंग है। फिर ये देखो आगे टाइप्स करके आएगा, टाइप्स दिख रहा है, टाइप्स, टाइप्स, फिर टैक्सेबल एग्जाम। तो सी मीनिंग थोड़ा तो मैंने बताना चालू कर ही दिया था कि अपनी पगार में से कंपनी वाले कुछ अमाउंट काटते हैं। तो ये देखो, ये अज्यूम करो उसकी सैलरी कितनी है, 5 lakhs, उसमें से कंपनी कुछ 60,000 काट रही है, और जो हमारी सैलरी से कटता है ना उसको बोलते हैं एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन। और पता है क्या होता है, जितना तेरी सैलरी से कटता है ना उतना बॉस भी अपनी जेब से जमा करता है। और इधर तुमको हैप्पी फील करना चाहिए। सी तुम्हारी पगार से काट के तुम्हारे लिए जमा हो रहा है, वो तो तेरे लिए हो रहा है, लेकिन यहां तक के बॉस भी अपनी जेब से जमा कर रहा है। और कितने लोग डाउट भी पूछ, सर बॉस क्यों कर रहा है? बस एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए। सी एज अ बॉस उसका ड्यूटी क्या है, मेरे एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे हैप्पी रहे, और एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा तो खुशी खुशी काम करेगा, मेरा धंधा बढ़ेगा। तो एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या, मोस्ट ऑफ तो क्या ऑलमोस्ट ऑल कंपनी में होता है कि जितना तेरी सैलरी से कटता है ना उतना अमाउंट कंपनी वाले भी डालते हैं। इससे क्या एम्प्लॉय का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। नहीं तो कितने लोग बोलते हैं हमारी सैलरी काटते रहता है, काटते रहता है। फिर कंपनी बोले काटा तो उतना तेरे लिए हम भी डाल रहे ना, मिल के करेंगे तेरे बुढ़ापे की प्लानिंग। एंड जो बॉस अपनी जेब से डाल रहा है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड फिर ऐसे मान लो ये एक पिगी बैंक है, अरे अपने कैसे पिगी बैंक में पैसा जमा करते फ्यूचर के लिए, तो पिगी बैंक में पैसा जमा हो रहा है, एंड फिर ये पैसा ना कहीं इन्वेस्टेड होता है। क्यों इन्वेस्ट क्यों करना पड़ता है? अरे खाली थोड़ी छोड़ेंगे, एम्प्लॉय को पैसा कब देना, रिटायरमेंट पे। और कोई एम्प्लॉय मान लो 20 साल के बाद रिटायर होगा, तो 20 साल तक पैसे को ऐसे डब्बे में छोड़ देंगे, वेस्ट होता है ना। तो इट इज इन्वेस्टेड, और जहां कहीं भी इन्वेस्ट होता है उसमें ब्याज मिलता है, वो भी तेरे अकाउंट में जमा होता है। एंड फिर एक दिन इस पिगी बैंक में इतने ज्यादा पैसे जमा होंगे डब्बा फूट जाएगा, और सारा पैसा एम्प्लॉय के हाथ में आ जाएगा। उसको बोलते हैं लमसम अमाउंट। लमसम क्यों बोलते हैं? जमा तो तोड़ा तोड़ा करके हो रहा था, जमा तो तोड़ा तोड़ा करके मिलेगा एक शॉट में, एक साथ बड़ी अमाउंट आएगी। और वो सुनहरा दिन कौन सा होगा, रिटायरमेंट और डेथ, विच एवर इज अर्लियर। ऐसे रिटायरमेंट पे मिलता है, लेकिन मर गया पहले तो मरने पे ले ले, नहीं मर रहा है तो मत मर। अच्छा ही है नहीं मर रहा है, जब रिटायर होगा तब दे देंगे। मतलब जैसा ही तेरा उस कंपनी से नाता टूटा तेरे को मिल जाएगा। और सी रिटायरमेंट का इधर ब्रॉड मीनिंग है, तुम जॉब छोड़ भी देते हो ना, रिटायर। तो सी प्रोविडेंट फंड में ना तुमको ये 4 ट्रांजेक्शन से फेमिलियर होना पड़ेगा। रट लो ये 4 ट्रांजेक्शन है, और ये चारों ट्रांजेक्शन सम में दिखेंगे। सैलरी के सम में क्या होगा, 1 2 3, ये 4 ट्रांजेक्शन दिखेंगे। हाँ ये चौथा वाला ट्रांजेक्शन हर सम में नहीं दिखेगा, वो तो किसी सम में वो रिटायर होता हुआ होगा तो ही दिखेगा। क्या, अरे ये चीज ऊपर वाले एरो कब हो रहे, रिटायरमेंट के ड्यूरिंग द सर्विस, तो ये तो हर सम में आके दिख बैठ जाएगा। लेकिन ये नीचे वाला है ना, रिटायरमेंट के सम में। लेकिन इतना एज अ स्टूडेंट याद कर लो कि सम में ये 4 ट्रांजेक्शन दिखेंगे, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और लमसम अमाउंट। ओके, ये मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड हो गया, हाउ इट ऑपरेट्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। ये देखो 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीनों का मतलब क्या है बताता हूं, क्योंकि सी अगर ये 3 का मतलब नहीं समझा ना तो तुमको टैक्सेबल एग्जेम्प्ट कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि तीनों प्रोविडेंट फंड के नियम अलग है।
कौन से नियम? टैक्सेबल एग्जाम के। तो सी पहले इसका मीनिंग समझना जरूरी, इन शॉर्ट ड्राइंग देख के समझ जाएगा। क्या समझा बताओ? दुनिया में दो टाइप की जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। सी सरकारी नौकरी में ना प्रोविडेंट फंड होता ही है। किसी की गवर्नमेंट जॉब लगे ना और वो वहां के जाके पूछेगा ना आपके यहाँ पे प्रोविडेंट फंड होता है, हंसेंगे। अरे गवर्नमेंट जॉब में तो प्रोविडेंट फंड होता ही है और चॉइस भी नहीं है उनको, कंपलसरी है। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। लेकिन प्राइवेट में प्रोविडेंट फंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि सी प्राइवेट वाले तो बेचारे छोटे छोटे लोग भी होते हैं। जैसे मुझे देख लो, मैं कोई इतना बड़ा एम्पायर लेके थोड़ी खड़ा हूं, छोटी सी क्लास लेके चला रहा हूं और मेरे को कानून फोर्स करे शिरीश्वा तेरे को भी तेरे स्टाफ के लिए प्रोविडेंट फंड रखना पड़ेगा। हेडेक है, क्यों रखूं? मैं बड़ी मुश्किल से तो पगार देता हूं, अब मैं प्रोविडेंट फंड भी रखूं? सी प्रोविडेंट फंड रखना मतलब बहुत हेडेक है। एम्प्लॉय की पगार से कटता है, उसको एक जगह पे जाके डाल के आने का, फिर खुद भी डालने का। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कंप्लायंसेस। इससे प्राइवेट वालों को कानून जबरदस्ती नहीं बोल सकता। इससे तो क्या बोला, तुम्हारी इच्छा है, रखना है तो रख, नहीं रखना है तो मत रख। जैसे मैं कौन हूं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर हूं कि प्राइवेट? और मैं इधर हूं, मैंने प्रोविडेंट फंड नहीं रखा है, नहीं रखने का। जो मेरे यहाँ पे काम करे पगार मिल जाए, प्रोविडेंट फंड उससे रखा ही नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में होता भी है। रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो में जॉब करोगे ऐसे बड़ी बड़ी, वहां प्रोविडेंट फंड होता है। और होता है तो उसमें भी दो वैरायटी है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या मतलब है बताओ? रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो सी लुक हियर, इसका ध्यान से सुनना, बहुत कीमती एक्सप्लेनेशन है। मैंने क्या बोला है, प्रोविडेंट फंड का पैसा एक डब्बे में ऐसे खाली पड़ा रहता है कि इन्वेस्टेड होता है? तो बस यही मेन है। इफ द फंड मनी इज इन्वेस्टेड एज पर गवर्नमेंट के नक्शे कदम, देन इट बिकम्स अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन अगर बॉस बोलेगा प्लीज गवर्नमेंट यू माइंड योर बिजनेस, ये मेरा और स्टाफ का मामला है, फंड के पैसे में चाहे उधर इन्वेस्ट करूं, मेरी मर्जी, दैट मीन्स वो फंड मनी अपनी मनमानी से इन्वेस्ट करेगा तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और ऐसे लोग से गवर्नमेंट को नफरत है। और नफरत गवर्नमेंट तुम लोग समझो कैसे जताने वाली है, टैक्सेबल करके। तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। और सी पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी तुम लोग रियल लाइफ में देखते हो ना, मोस्टली हर कंपनी में आरपीएफ ही होता है। सी जिसको प्रोविडेंट फंड नहीं रखना है नहीं रखेगा, रखेगा तो वो आरपीएफ ही रखता है। मतलब कोई भी मगजमारी नहीं करता। प्रोविडेंट फंड के जो कायदे कानून है, गवर्नमेंट जैसा बोलती है वैसे ही इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? आफ्टर ऑल कंपनी रख भी रही है तो स्टाफ के लिए कर रही है ना, तो दे विल नॉट डू दिस अपने मन से कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो। नाउ टेल मी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किससे ज्यादा प्यार करेंगे, किससे कम प्यार करेंगे? इससे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेहद प्यार है। क्यों? गवर्नमेंट सेक्टर है ना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट ही है, तो इनसे तो गवर्नमेंट को बेहद प्यार है। फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये देख क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होने वाला है। फिर आरपीएफ गवर्नमेंट को है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं भी लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगता? प्राइवेट वाले प्राइवेट वाले ये इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं प्राइवेट वालों में अपनापन लगता है कि परायापन, तो उस हद तक अच्छे नहीं लगते। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड है मतलब गवर्नमेंट के नक्शे कदम फॉलो कर रहे, हमारी इज्जत की तूने, थोड़े अच्छे भी लगते हैं। इसलिए पार्टली समझे नहीं मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूं। थोड़े तो अच्छे भी लगते, थोड़े अच्छे नहीं भी लगते। अच्छे लगते क्योंकि फंड का पैसा गवर्नमेंट जैसे बोल रही वैसे कर रहे। आज मेरा कोई रिस्पेक्ट करता है, अच्छा फीलिंग आता है ना। लेकिन थोड़ा प्राइवेट है इसलिए परायापन लगता है ना। सी ये तो गवर्नमेंट सेक्टर तो अपने ही है, तो ये तो अपने लोग तो अपने को ज्यादा ही प्यारा होते हैं ना। तो ये फुल्ली एग्जाम और ये पार्टली एग्जाम, पार्टली टैक्सेबल, इनसे तो नफरत है। पहले तो प्राइवेट वाले जो अपने नहीं पराए उसमें भी शाणे बन रहे कि हम प्रोविडेंट फंड हमारी मर्जी से किधर भी इन्वेस्ट करेंगे। मर
फुल्ली टैक्सेबल। ये देख, मर मतलब सफर कौन कर रहा है, मतलब बेचारा स्टाफ। तकलीफ करने वाला बॉस है। ये बॉस ने ऐसे कांड किए कि यूपीएफ बन रहा है। मतलब बॉस क्या करे, फंड का पैसा अपनी मनमानी से कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहा है, अपने फंड को रिकॉग्नाइज नहीं करवा पाया, वो बॉस का प्रॉब्लम है ना। बट इवेंचुअली हु विल सफर? स्टाफ। सफर मतलब पैसा तो स्टाफ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा ना। स्टाफ बोलेगा भी हमारा क्या कसूर, तेरा कसूर है, ऐसी जगह नौकरी क्यों किया तू, ढंग की जगह जॉब कर। अब ऐसे बॉस के यहाँ पे नौकरी कर रहा है जो यूपीएफ मेंटेन कर रहा है, तो सफर तो करना ही पड़ेगा। तुमको क्या लगता है इतने में थियरी खत्म हो गई है? इधर थोड़ा खत्म सा महसूस भी हो गया है, फुल्ली एग्जाम। लेकिन ये पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल, कितना एग्जाम कितना टैक्स है, वही चालू हो जाएगा फॉर्मूला। लिमिट इतना है तो माफ, उससे ज्यादा नहीं, एक लिमिट तक, वो सब अभी आ जाएगा। फिर ये फुल्ली टैक्सेबल ऐसे तुमको सिंपल लग रहा है भी, हाँ ये तो टैक्सेबल है, लेकिन इधर भी कुछ कीड़े हैं थोड़े, कुछ मजाक मस्ती इधर भी होने वाली, टेंशन वाली। तो इन शॉर्ट ये चीज को है ना डिटेल में पढ़ाना बाकी है। डोंट थिंक ये खत्म हो गया ये तो बॉस, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से कन्वे कर दिया, लेकिन इसके अंदर डिटेल डिस्कशन होगा।